हाइजीन टू हाईवे, ये क्या है सर? उन्होंने एक घोषणा की थी कि सैनिटरी पैड गांव में बांटे जाएंगे। अच्छा, मुरादाबाद से जैसे पीतल नगरी का मेटल नगरी कहा जाता है, उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब कुछ उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ और गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है? जब अमेरिका से टैरिफ लगा तो थोड़ा धक्का लगा, उसके बाद फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो धक्का लगा। मऊ जिले से निकलकर और ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर आईएएस बनने तक का सफ़र कैसा रहा? जो बच्चा साइंस पढ़ता है वो ब्रिलियंट होता है। ब्रिलियंट होता है। सिक्किम का पहाड़ या यूपी की हलचल? दोनों। क्या एक अधिकारी सख्त और लोकप्रिय एक साथ हो सकता है? रामपुर से लेकर मुरादाबाद तक जिनके नाम से भू माफिया और माफिया थर थर कांपते हैं, लेकिन जिनके दफ्तर के दरवाजे 24 घंटे गरीब और मजलूमों के लिए खुले रहते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पूर्व पत्रकार, वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन के सबसे भरोसेमंद आईएएस ऑफिसर अंजनेय कुमार सिंह जी से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं रियल टॉक विद प्रशांत। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सब मुरादाबाद की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, यहाँ पे आपने गजेटियर कल्चर को फिर से पुनर्जीवित कर दिया, इसके पीछे का विज़न क्या था सर? देखिए, इसके पीछे का विज़न मेरा नहीं बल्कि हमारे मुख्यमंत्री जी का है जी। उन्होंने एक निर्देश दिया कि हर एक शहर, हर एक नगर की अपनी एक संस्कृति होती है जी। उसकी एक परंपरा होती है, उस परंपरा के साथ उस शहर को विकसित करने का प्रयास किया जाए। जी। तो अगर परंपरा है तो पहले उस परंपरा को खोजने की आवश्यकता होगी। जी। तो इसी सिलसिले में सबसे पहले मुरादाबाद में प्रयास किया गया। डिविजनल गजेटियर उसी का एक हिस्सा था कि जब हमने इसको शुरू किया तो मुरादाबाद को जानने का, अब चूँकि मैं मंडल स्तर पर हूँ तो मुरादाबाद का केवल मुरादाबाद का इतिहास नहीं रह जाता, उसके 5 जनपद अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, ये 5 जनपदों को देखना पड़ता है। जी। तो 5 जनपदों का अगर समग्र इतिहास आप देखेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत अलग तरीके का आपको इतिहास मिलेगा। जी। विडंबना ये कि जब आप इतिहास की पुस्तकों में खोजेंगे तो ऐसा नहीं मिलता। जी। जी। लेकिन जब आप सबके इकट्ठे करेंगे, जो तथ्य इकट्ठे करेंगे तो आपको एक बड़ा विलक्षण सा इतिहास मिलेगा। हस्तिनापुर का हिस्सा रहा है, एक पूरा हिस्सा एक हिस्सा यहाँ का हस्तिनापुर का हिस्सा रहा, तो एक जो सबसे पहले द्रुपद का राज्य था उसका हिस्सा रहा। जी। तो दोनों, और महाभारत के युद्ध में एक चरित्र है भूरी श्रवा, इसकी राजधानी सहस्त्रपणी थी। अच्छा। वो भी हमारे इलाके में पड़ती है। जी। विदुर की धरती बिजनौर है ही है। जी। जी। तो उस हिसाब से देखें तो अक्सर जो कहा जाता है कि अतीत के गौरवशाली इतिहास से लेके भविष्य की संभावनाओं तक, कहा जाता है संभल में कल की अवतार होने वाला है। जी। तो इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो बहुत बहुत विलक्षण, बहुत समृद्ध इतिहास है इस मंडल का। हमने कोशिश की कि गजेटियर के माध्यम से उसको सामने ले आया जाए। तो इस मंडल में सर कौन से जिले आते हैं? देखिए, 5 जनपद हैं, अमरोहा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और संभल। जी। बिजनौर के बारे में मैंने बताया, बिजनौर को बेन की नगरी भी कहते हैं। जी। विदुर की नगरी भी कहते हैं। काफ़ी जब हम लोग गजेटियर तैयार कर रहे थे उस समय पता चला कि वहाँ एक स्थान है मंडावर, जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। वहाँ पे गंगा नदी माला नदी से मिलती हैं, और जब हमने सभी प्रकार के जितनी भी पुरानी पुस्तकें, शास्त्र, उन सब का अध्ययन किया, जी, एक शोध जब किया गया तो ये पता चला कि वहाँ पे जहाँ पे गंगा मालन नदी गंगा नदी में मिलती हैं, वहीं पे ऋषि कण्व का आश्रम था, और वहीं पे दुष्यंत शकुंतला का मिलन हुआ था, और वहीं पे भरत, जो चक्रवर्ती सम्राट भरत थे, उनका जन्म वहीं पे हुआ था, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इस दृष्टि से देखें तो मंडावर बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, और इस दृष्टि से भी कि वहाँ पर जब वेनसोंग सम्राट हर्ष के समय में यहाँ आया था, तो वो पश्चिम की तरफ आया, और पश्चिम की तरफ वो मंडावर तक आके रुक गया, और मंडावर से फिर वापस चला गया। अच्छा। मंडावर में 6 माह रुका। इसका मतलब जब उस समय का देखा गया, और वेनसोंग की जो पुस्तक है उसका रेफरेंस लिया गया, संदर्भ लिया गया, तो मंडावर में उस समय
बुद्ध जो बौद्ध धर्म था उसकी एक अध्ययन स्थली थी जहाँ पे वो रुका, और उसके बारे में काफ़ी विस्तार में उसने वर्णन किया है। ठीक मंडावर के थोड़ा सा अलग हिस्से में आप जाएंगे तो वहाँ पे एक जैन धर्म के प्रतिपादक की स्थली है, और वहाँ पर राजा मयूरध्वज जिनको कहते हैं, वो कहते हैं करीब करीब महाभारत के समकालीन उसी के आसपास के थे और जैन धर्म के प्रतिपादक थे। इस दृष्टिकोण से आप सोचें तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है हमारा बिजनौर जनपद। अमरोहा जो कि पृथ्वीराज चौहान की बहन कहा जाता है, बहन के द्वारा बसाया गया, हालांकि उसके पूर्व के भी कई सारे उसमें उल्लेख मिलते हैं जी। अम्बा रानी द्वारा, और उसके कई सारे और भी कहानियाँ हैं, पर अमरोहा, फिर संभल के बारे में आपको पता ही है कि संभल पुराना एक मुगल काल में और मुगल काल से पहले सल्तनत काल में सूबा था जी, यानी सूबा का मतलब स्टेट होता है जी। और उसके पूर्व भी संभल बहुत महत्वपूर्ण रहा जी, पृथ्वीराज चौहान के समय में, उससे पूर्व भी। और इसी तरीके से आप देखें तो मुरादाबाद और रामपुर बहुत पुराना इतिहास उनका नहीं है, लेकिन मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में प्राचीन आर्य आके बसे थे जी। और यहाँ के जो एक तहसील है बेलारी, और संभल की एक तहसील है चंदौसी, वहाँ पे बेरनी जगह है। ठाकुर द्वारा बेलारी और बेरनी से प्राचीन आर्यों का और बहुत सारी चीज़ों का जो खुदाई में जो तथ्य मिले हैं, उनसे यहाँ का इतिहास काफ़ी अलग प्रतीत होता है। अब ये अलग बात है कि उस पर इतना शोध नहीं हो पाया कि इतिहास के मुख्य पन्नों में इसको दर्ज किया जा सके। मुरादाबाद के डेवलपमेंट के क्या प्लान्स हैं सर आगे के? देखिए, मुरादाबाद का डेवलपमेंट पूरे प्रदेश में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है उसी तरीके से मुरादाबाद में भी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर मैं डेवलपमेंट का एक मानक क्या है, डेवलपमेंट का एक मानक ये होता है कि आपको स्वास्थ्य, मतलब जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, इन तीनों के मामले में। अब इनको अगर देखें तो स्वास्थ्य हमारे लिए जो आप देखेंगे जो सरकारी सिस्टम है उसमें वेलनेस सबसे इम्पॉर्टेंट है, कि वेलनेस, स्वास्थ्य का मतलब वेलनेस जी। तो चाहे बच्चों में कुपोषण की समस्या हो, चाहे वैक्सीनेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना है वो हो, चाहे टीबी के पेशेंट, आपको पता है इस समय टीबी के पेशेंट्स की पहचान के लिए प्रयास हो रहे हैं, यहाँ तक कि हाइपरटेंशन वगैरह के जो पेशेंट्स हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में उनकी भी पहचान हो रही है। मेंटल हेल्थ के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जी। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि जो संचारी रोग हैं, जो ख़ासतौर से जो संचारी रोगों के द्वारा मौतें होती थी अलग अलग सीजन्स में, या ज़्यादा गंभीर समस्या बन जाती थी, उन सब पे कार्य चल रहा है और उसका काफ़ी असर आप देखेंगे कि है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे नए प्रयोग भी हो रहे हैं, और पुराने, जैसे हमारे यहाँ प्रत्येक प्राइमरी स्कूल की, कुछ एक को छोड़ दें तो हमारे पूरे मंडल के हर एक जनपद में प्राइमरी स्कूलों की बाउंड्री, वहाँ पे जो जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे जो कंपोनेंट्स शासन ने तय किए हैं कि वो बच्चों को मिलने चाहिए, उन सारी चीज़ों के अलावा भी जी, वो चाहे वहाँ पे लाइब्रेरी विकसित करने का हो, नक्षत्रशाला विकसित करने का हो, इन सब के कार्य चल रहे हैं जी। ग्राम पंचायतों में हमारे यहाँ की हर एक ग्राम पंचायत में छोटी या बड़ी लाइब्रेरी है। कहीं कहीं हो सकता है कि अगर न भी हो तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है डिजिटल लाइब्रेरी के लिए, और फंड भी आ गया है जी, और उस पर तेज़ी से काम चल रहा है। उन हर एक ग्राम पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी, मतलब चाहे वो लोगों को इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान हो या पुस्तकों के माध्यम से, उन दोनों का तो पढ़ने के बारे में जोर है। तो शिक्षा का जो हर एक, और शिक्षा के एक स्टेप हम बल्कि आगे बढ़े हैं। आपको पता होगा कि सुगम्य पुस्तकालय जो मुरादाबाद में स्थापित हुई थी, उसके लिए जिलाधिकारी मुरादाबाद को प्रधानमंत्री अवार्ड भी मिला जी जी। और सुगम्य पुस्तकालय एक संकल्पना है जो एक शुरुआत की गई, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको उनको सक्षम बनाने के लिए, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए, आत्मविश्वास भरने के लिए चुनौतियां हैं सामने, पर हमने एक प्रयास किया था, एक शुरुआत की थी कि एक ऐसी प्राइमरी स्कूल से ही शुरुआत की थी जिला पंचायत मुरादाबाद और जिला पंचायत अध्यक्षा मुरादाबाद के सहयोग से, कि एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पे दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए जो ब्रेल से पढ़ने के लिए सिखाया जाए, और उसमें हमारी मदद की
जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो स्पेशल एजुकेटर्स रखे गए हैं, उन्होंने उनकी मदद से जिन बच्चों का कॉकलर इम्प्लांट होता है उनको ट्रेन करना, जो बच्चे इंटेलेक्चुअली वीक हैं उनको ट्रेन करना, इन सारी चीज़ों को हम प्रयास करते हैं और रिजल्ट बहुत इनकरेजिंग रहा है। उनके गार्जियंस से में पहली बात तो उम्मीद जगी है बच्चों को लेकर। जो जनरली क्या होता है कि दिव्यांग बच्चों के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन बनते हैं अनजाने में तो उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले, क्योंकि बार बार उनके सामने ये कहना कि हमारा बच्चा तो पता नहीं ईश्वर ने क्या किया इसके साथ कि बाकी सबसे, तो एक बोझ के तौर पे जो बार बार उसके सामने कहते हैं उस चीज़ को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में माँ बाप की भी कुछ काउंसलिंग आप करते हैं? बिल्कुल, जब वो माँ बाप देखते हैं कि हमारा बच्चा इतना बेहतर करे तो एक उम्मीद जगती है। हमने उन आँखों में एक उम्मीद जगाई है। अभी बहुत राह तय करनी है। अमरोहा में, संभल में भी शुरुआत कर दी है। जल्द ही हर एक तहसील में, मुरादाबाद के है, अमरोहा संभल में शुरुआत कर दी है और जल्दी ही पूरे हर एक जनपद में हर एक तहसील में ब्लॉक स्तर पर भी पहुंचने का हमारा प्रयास है कि सुगम्य पुस्तकालय को लेकर पहुंचे। एक और भी चीज़ बल्कि आपको याद दिलाना चाहता हूं कि रामपुर के जिलाधिकारियों के एक FPO को, FPC को जी कुपोषित बच्चों के लिए बेहतर काम करने के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड मिला था। तो मतलब स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर आप चाहे तो देख सकते हैं कि कोई सी ऐसी रोड नहीं है जो बड़ी रोड जो कनेक्टिविटी जिसकी हो उसमें कहीं पे भी आपको दिक्कत हो, बल्कि अब फराटे से लोग दिल्ली भी पहुंच जाते हैं, लखनऊ भी पहुंच, कहीं ब्रेक नहीं लगानी पड़ी। एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ। तो किसी भी स्थान के मुकाबले मुरादाबाद मंडल का विकास लगभग एकदम बराबर चल रहा है। तो मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो दृष्टि है कि हर एक जगह बराबर से विकास चले, उसका लाभ मुरादाबाद को भी मिल रहा है। हमारे डेवलपमेंट के इंडेक्स पे अगर आप देखें तो क्या नवीन चीज़ें की गई हैं। कुछ चीज़ों की शुरुआत हमने की है यहाँ पर, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो लोकल स्तर पे होने थे वो हम कर रहे हैं जी। कुछ चीज़ें जो शासन स्तर से हो रही हैं वो तो ऑलरेडी हो ही रही हैं जी। तो बिजनौर में मेडिकल कॉलेज, अमरोहा में मैंगो पैक हाउस, संभल में जिला जनपद बनने के बाद से आज तक मुख्यालय नहीं था, उसके मुख्यालय से लेकर वहाँ पे जो 24 कोसी परिक्रमा मार्ग है उसके निर्माण तक, फिर रामपुर में एक सद्भावना मंडप और मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी। तो अलग अलग जनपदों में अलग अलग चीज़ें जो ज़रूरत की थी उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है जी। तो अगर विकास के सूचकांक को जिस भी तरीके से आप देखना चाहते हैं, जिसको जो विजिबिलिटी होती है कि विकास देखो यहाँ कहाँ है, आप मुरादाबाद शहर को देख ही रहे होंगे स्मार्ट सिटी के तहत और नगर निगम के द्वारा और मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के द्वारा हर एक स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि वो बदले। और जितनी तेज़ी से मुरादाबाद शहर में बदलाव आया है, शायद बहुत कम ऐसे शहर होंगे जिनमें बदलाव आया होगा, और वो भी स्थानीय स्तर पर प्रयास करके जी। वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हुआ है। पर एक चीज़ मैं उल्लेख ज़रूर करना चाहूँगा, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं और दिखते नहीं हैं जी। जैसे बदलाव इस तरीके का कि आपको सुगमता से आपके सर्विस मिल रही है जी। विकास का एक सबसे ज़रूरी जो पहलू है वो है लोगों तक सभी सुविधाओं को सुगमता से पहुंचाना, जिसमें पिलफरेज की संभावना कम हो। इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। इसके लिए क्या कर रहे हैं सर सरकार? पिलफरेज कम करने के लिए आप कैसे इसको कैसे इंश्योर कर रहे हैं? देखिए, यही मैं आपसे बताना चाह रहा था। एक उदाहरण मैं आपको दूंगा सर। जैसे इस समय शिकायत आ रही है कि राशन जो अंत्योदय के लाभार्थियों को मिलता है या पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को मिलता है, तो शिकायत आती है कि राशन 1 किलो कम देता है, आधा किलो कम देता है जी। आज कम से कम राशन बट रहा है। पहले ये शिकायत आती थी कि राशन बटा ही नहीं, वहाँ से हम इस जगह पे आए हैं। आज उसकी जांच करते हैं, उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं, पर एक जो हर एक चीज़ का रिकॉर्ड वो दर्ज हो रहा है। क्यों? क्योंकि चीज़ें ऑनलाइन ज़्यादा है जी। अब चीज़ों में तकनीक का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है, मैन्युअल इंटरफेरेंस को कम किया जा रहा है। तो किसी पेंशन योजना का लाभार्थी हो या छात्रवृत्ति का लाभार्थी हो, किसी भी योजना का लाभार्थी हो, अब उसके खाते में सीधे पैसा जा रहा है। ये पिछले कुछ वर्षों में धीरे धीरे हुआ है और धीरे धीरे ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जा रही है जी। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कहीं पे कोई गड़बड़ हो ही नहीं रही है, पर अब हम गड़बड़ी को आसानी से पकड़ सकते हैं। ये ऐसी, जैसे आप रजिस्ट्री कराने जा रहे हैं जी, पहले क्या होता था, मैनुअल रजिस्ट्री होती थी।
तो पता नहीं एक चीज़ों के कई सारी रजिस्ट्रियाँ हो जाती थी या किसी को कुछ पता नहीं चलता था, आप खोजना चाहें तो खोज भी नहीं सकते थे। आज सब कुछ को ऑनलाइन किया जा रहा है। तो ये जो व्यवस्था अब बनाई जा रही है, इससे तकनीक के प्रयोग से जो सुधार हो रहा है उसमें अब लोगों को क्यू में कम लगना पड़ रहा है जी। लास्ट क्यू में कब लोगों को लगना पड़ा था, आप जब तक कोई ऐसी अचानक से अप्रत्याशित घटना न हो जाए जी। तब तक सामान्य चीज़ के लिए लोगों को क्यू में नहीं लगना पड़ता जी। अब एक चीज़ आती है कि सुनवाई नहीं हो रही है, IGRS सिस्टम पे कोई भी शिकायत दर्ज करता है, आज कभी भी 112 पे कॉल करके पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस पहुंचती है। बिल्कुल। ये जो चीज़ें हैं, ये व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार के बाद तो हम वहाँ तक आके पहुँचे हैं जी। जहाँ पर आप कहते हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है। पहले ये था कि किसी के पत्र का या संज्ञान लिया गया नहीं लिया गया पता ही नहीं चलता था जी। अब तो आपके मोबाइल फ़ोन में चीज़ें आप डाल दीजिए तो आप कह सकते हैं गलत तरीके से निस्तारण हुआ, ये लोग कह सकते हैं जी कि गलत निस्तारण हुआ, उसकी शिकायत दोबारा कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं कि शिकायत सही का निस्तारण सही हुआ कि नहीं हुआ जी। तो जो ये सुधार हुआ है ये ज़्यादा रिमार्केबल है जी। और ये जनरली दिखता नहीं है। ये धीरे धीरे पहले से भी सुधार हो रहा था, पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मूल जोर है विकास के इस जगह पे है जी। अब एक आप जो कहेंगे कि रोजगार कहाँ है, तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर उसी क्वेश्चन पे आ रहा था। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है जी, इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है तो आप देखेंगे रोजगार की स्थितियाँ बढ़ती हैं। आप देखेंगे लोगों की एक्सपेंडिचर पावर धीरे धीरे बढ़ रही है जी। लोग ये कहेंगे आज जिस 8,000 की या 4,000 की 5,000 की 6,000 की नौकरी के लिए जी लोगों की लाइन लग जाती थी जी। मैं नहीं कह रहा कि सभी समृद्ध हो गए जी जी, पर अब लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस है अप हो रहे हैं जी, उम्मीदें अप हो रही हैं कि हमको इससे बेहतर चाहिए, इससे बेहतर चाहिए जी। तो एक मजदूर भी एक उम्मीद कर सकता है कि बेहतर चाहिए। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि मजदूरों के लिए बेहतर सुविधाओं से लेकर उनकी इंक्रीज जो बेसिक है उनकी इंक्रीज की बात की। अब आते हैं कि जो युवा है उसके रोजगार की परिस्थितियां कहाँ पे बन रही हैं। तो एक तो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब वो बढ़ता है तो नए उद्योग आते हैं, उन उद्योगों में संभावनाएं बनती हैं। बहुत सारे और जगहों पे जैसे ऑफिसेज जो एस्टेब्लिश हो रहे हैं उसमें बनती हैं। कंपटीशन, डिमांड ज़्यादा बढ़ रही है जी। जैसे जैसे जो इस तरीके की चीज़ें बढ़ती है तो उसमें डिमांड ज़्यादा होती है। प्रोपोर्शनेट, अगर आप ये कहेंगे जैसे कहेंगे बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है जी, बेरोजगारों की संख्या कब से ज़्यादा है, तो अगर किसी एक बेस ईयर को ले वहाँ से अभी तक बहुत ज़्यादा है, तो आप पॉपुलेशन की इंक्रीज आप अगर प्रोपोर्शन में लेंगे जी, तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो तब भी वही थी जी। अब उससे बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ एवेन्यूज़ हैं जी, बढ़े हैं जी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शिक्षा किस तरीके से ली, अपनी कैपेसिटी कैसे बनाई। तो स्किल अपग्रेडेशन का कार्य ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हो रहा है, स्किल डेवलपमेंट का कार्य प्राइवेट के तरीके से भी हो रहा है, सरकारी सेक्टर में भी हो रहा है। और यही सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो रोजगार जनरेशन के क्षेत्र में सरकार कर सकती है जी। बाकी प्राइवेट फील्ड में जितने इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं जी, या इन्वेस्टमेंट्स जितने ज़्यादा आएंगे उतनी ज़्यादा हमारी संभावनाएं और बढ़ेंगी। इन सब चीज़ों को के हिसाब से केवल मैं मुरादाबाद की अगर बात करूं तो जिन चीज़ों को मैंने गिनाया है उनकी वजह से ज़्यादा रोजगार अब आएगा। और बल्कि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप चले जाइए इस नेशनल हाईवे पे आपको दिखेंगे बहुत सारे नए ढाबे आपको खुले हुए दिखेंगे। बहुत ही एडवांस किस्म के ढाबे, बड़े बड़े ढाबे खुले हुए हैं। ये इंडिकेटर है कि संभावनाएं कहाँ पे आ रही हैं। तो ये बताता है कि लोगों में, चूँकि सिक्योरिटी आज की डेट में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, सुरक्षा की भावना, कि रात को भी आप लोगों को दौड़ते उसी स्पीड से देख सकते हैं जैसे दिन में दौड़ते हैं जी। ये एक बर्डन है जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे, चाहे हम हों चाहे सबसे ज़्यादा पुलिस के कर्मी जी, उनके ऊपर ये बर्डन है कि लोगों के लिए सुरक्षा का बेहतर माहौल बनाया जाए जी। जो माहौल है, आपने देखा होगा शेयर मार्केट तो माहौल से केवल उछल जाता है। हम अगर एक बेहतर वातावरण तैयार करते हैं वहाँ पर समृद्धि की और विकास की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं जी। तो सबसे बड़ा जो काम हुआ है उस वातावरण को अब तैयार करके जैसे एक प्लेटफॉर्म बिछाना, वो बिछ चुका है जी। और इसके
जो परिणाम हैं दिख भी रहे हैं और आगे भी दिखेंगे आपको बहुत तेजी से जी। तो जिस तरीके से मुरादाबाद का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसी तरह से आपको हर जगह का ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा, जब मैं कह रहा हूँ कि मुरादाबाद का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब मुरादाबाद की सारी समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं। समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती। शहरों का विकास, शहरों में जो खासतौर से जो पहले से डेवलप्ड सिटीज़ हैं उनका विकास बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कहीं जैसे आप मुरादाबाद को अगर थोड़ा भी घूम के देखें तो थोड़ा गहराई में बसा हुआ है। अब हम उसके समाधान के प्रयास जब कर रहे हैं कि लोग कहेंगे जल जमा हो जा रहा है, सड़कें खराब जल्दी हो रही हैं, उसके कई सारे कारण हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि जो निर्माण कार्य है उसकी वो अगर बहुत अच्छा किया गया और फिर भी खराब हो गई, लेकिन कई सारी वजह होती है। जल जमाव से लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गुणवत्तापरक कार्य हो रहा है कि नहीं, इसकी जांच तो की ही जाती है। तो शहर की अपनी चुनौतियां हैं, उसको विकसित करने की, गांव की अपनी चुनौतियां, पर हर एक इंडेक्स पे हम काम कर रहे हैं। और सब प्रमाण मैं आपको दिखा सकता हूं कि गांव की गंदे पानी की निकासी से लेके पेयजल की व्यवस्था से लेके हर एक इंडेक्स पे निरंतर काम हो रहा है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है शासन से। और जो मॉनिटरिंग हो रही है वो माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सीधे तो की ही जाती है, हमारे मुख्य सचिव महोदय द्वारा भी की जाती है, विभिन्न विभागाध्यक्षों द्वारा की जाती है, मेरे द्वारा इस स्तर पर की जाती है, और उसके परिणाम भी आए हैं। कुछ एक जगहों पर अपेक्षित परिणाम नहीं भी आए हैं, तो उस दिशा में हम प्रयासरत हैं। सर, कहीं ऐसा होता है कि हम बड़े बिजनेसमैन, बड़ी अपॉर्चुनिटी या बड़े लोगों को लाने के चक्कर में छोटे ट्रेडर, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको भूल जाते हैं, या क्या योजना है उनके लिए? देखिए, ये जो मैंने आपको गिनाया कि विकास, छोटा ट्रेडर आपका आ जाए, छोटा दुकानदार, छोटा व्यापारी, अक्सर वो लोन लेना चाहता है, बैंक से लोन नहीं मिलता, गवर्नमेंट की कई योजनाएं हैं, बैंक उनसे बात नहीं करते हैं। मैंने जो आपकी चीज़ें गिनाई वो मोटा मोटी मैंने एक खाका खींचा। अब इसमें आप देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना जिसमें 10 लाख तक का लोन सीधे मिल रहा है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। अब उसमें बहुत सारे युवा आगे भी आए हैं। बैंकों से जो समस्याएं हैं उनको बैठकें कर करके हम लगातार निपटा भी रहे हैं। एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शुरू गया था मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। पर इसके परे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमने क्लस्टर बेसिस पर उद्योग विकसित करने के, उद्योगों के क्लस्टरिंग का निर्देश दिया गया था। तो उद्योगों की क्लस्टरिंग करना, तो जैसे मुरादाबाद को आप देखेंगे हस्तशिल्प में बहुत समृद्ध है, और इसके हर एक जनपद में आप हस्तशिल्प पाएंगे। कई सारे हस्तशिल्प या तो थोड़े से कमज़ोर पड़ रहे हैं, या कई सारे नए संभावनाओं का उदय हो रहा है। हम एक अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन की रिपोर्ट अब आ भी गई है, उस पर हम आगे काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या समस्याएं रही, क्यों कोई सा उद्योग मतलब उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, उसका समाधान, और कौन से नए उद्योग हैं जिनके पनपने की संभावना, उसको क्या बूस्टअप दे सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में हमने एक रिपोर्ट तैयार की। आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन इकॉनमी एक टारगेट रखा था प्रदेश का। तो उसमें सबका रोल तय है, और उसमें लगातार बैठकें भी हुई। अभी हाल ही में विकसित उत्तर प्रदेश अभियान भी इसके लिए चलाया गया, जिसमें लोगों से भी राय ली गई। ये एक पहली बार एक बहुत बड़ा नायाब कदम उठाया गया। तो उसमें आम आदमी की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास हुआ। ये इसलिए है कि सभी लोगों की राय लेकर उसमें आगे बढ़ा जाए। ये एक तरफ चल रहा है। दूसरी तरफ हम अधिकारीगण, जैसे उद्योगों की रिपोर्ट, एग्रीकल्चर की रिपोर्ट की एग्रीकल्चर के लिए संभावनाएं कहाँ, एग्रीकल्चर की परिस्थितियाँ क्या हैं, आज की डेट में स्टेटस क्या है, उसके विकास की संभावनाएं क्या हैं, पहले क्या रहा, कहाँ पे हम कम पड़ रहे हैं। ठीक इसी तरह की एग्रीकल्चर के रास्ते में क्या क्या नई समस्याएं उभरी हैं। जैसे अब क्या है, मैंने जैसे कहा कि सुरक्षा की बात, तो पशुओं की बात कि पशुओं के लोग शिकायत करते हैं कि देखिए जी, जो जानवर हैं उनसे फसल का नुकसान हो रहा है, बंदर हैं उनसे फसल का नुकसान हो रहा है, या कई सारी तरीके की चीज़ें। अब लोग यहाँ तक कि कुत्तों की दिक्कतें भी उठा रहे हैं, और हम सुन रहे हैं। पहले आप इमेजिन एड्रेस नहीं होती थी। आप उम्मीद मतलब सोचिए कि आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, ठीक बात, आप कितना इस बात की उम्मीद कर रहे थे। अब हमको निर्देश भी मिलते हैं कि आपने ये समस्या सुनी कि नहीं सुनी। मुरादाबाद, इसमें आपको निर्देश भी आता है, समीक्षा भी होती है, समीक्षा भी होती है निरंतर। हम उसके लिए क्या कर सकते हैं उस पर हम कार्य करते हैं। तो
जो निराश्रित पशु हैं जी उनके लिए हम लगातार उनके लिए पशु मतलब जो गौशालाएं हैं वो बढ़ाने का प्रयास, जो बाकी पशुओं के लिए रखने का या उनको मैनेज करने का प्रयास। पर इसमें ये कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिसमें समाज के सहयोग के बिना आप नहीं कर सकते। जैसे पशु कौन छोड़ता है, जाहिर सी बात है कि आपका अगर बछड़ा हुआ तो आपने छोड़ दिया, गाय ने दूध देना बंद किया तो छोड़ दिया। पहले समाज में ये चीज़ें नहीं थी। धीरे धीरे कोई काम नहीं करना चाहता, कोई उस तरीके की मेहनत का काम नहीं, कोई का मतलब ज़्यादातर लोग, युवा जनरेशन की मैं बात, युवा पीढ़ी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ना, एक्सपेक्टेशंस लोगों के हाई हुए हैं। तो हाई एक्सपेक्टेशन जब होते हैं तो लोग चूज़ करना शुरू कर देते हैं। आज लोग चूज़ कर रहे हैं जी। जब आदमी चूज़ करना शुरू करे तब आप कहें कि नहीं बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, तो दोनों में साम्यता नहीं है। जी। लोग आज अपना रोजगार या अपनी आजीविका का स्रोत चूज़ कर रहे हैं जी। इसीलिए पशुपालन के लिए आप किसी को आप कोई बाध्य नहीं है पशुपालन। हाँ। तो क्या होता है, मैन पावर की कमी होती है जी। शिक्षा बढ़ रही है तो लोगों में एक विडंबना बढ़ रही है कि अगर हम शिक्षित हो गए तो हम क्यों पशु का काम करें, क्यों खेती का काम करें। और आपने परंपरा से सुना हुआ है, क्या खेती करेगा क्या। खेती को इतना लो लेवल पे ट्रीट किया गया जी। अब $1 ट्रिलियन इकॉनमी में जो कृषि की भूमिका है, उसके बढ़ने के बाद जिस तरीके से हम कृषि की भूमिका को देख रहे हैं, आगे आने वाले समय में मैं बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूँ जो इसमें आ रहे हैं, और कई सारे तो अपनी जॉब छोड़ के आ रहे हैं, अच्छी जॉब छोड़ के आ रहे हैं। ये नहीं कि कोई छोटी मोटी जॉब करते थे, और बहुत बेहतर कर रहे हैं जी। तो संभावनाएं कृषि के क्षेत्र में, संभावनाएं हस्तशिल्प के क्षेत्र में जी बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। मुरादाबाद हब होने के कारण जी, जैसे आपने पीतल नगरी मुरादाबाद सुना है जी। अब ये मेटल नगरी मुरादाबाद हो गई है, धातु नगरी, यानी केवल पीतल पे तो बहुत कम काम होता है अब यहाँ मेटल पे काम होता है, और इतना उत्कृष्ट काम होता है। कुछ समस्याएं आई हैं, जैसे आपने देखा होगा युद्ध की जो स्थिति है उसकी वजह से, कंपटीशन जो चाइनीज़ है उसकी वजह से मेंथा उद्योग यहाँ पे बहुत चुनौती का सामना उसको करना पड़ रहा है कई सारे कारणों से। उन सब की समीक्षा, उन सब का अध्ययन भी हम कर रहे हैं। सरकार को रिपोर्ट दी जाती है और सरकार ने भी बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं उन सब की बेहतरी के लिए। और अदरवाइज सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल, पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं और बहुत बेहतर तरीके से चीज़ें हो रही हैं। और आगे जैसे जैसे हमारा अध्ययन कंप्लीट होगा, सर्वे कंप्लीट होगा, अध्ययन कंप्लीट होगा, सरकार के पास सारी सूचनाएं जाएंगी। जितना पॉजिटिव अप्रोच के साथ कार्य हो रहा है उसका रिजल्ट निकालना तय है जी। तो आपको बहुत जल्दी मुरादाबाद और उसके आसपास कृषि क्षेत्र में, हस्तशिल्प, कुटीर उद्योग के क्षेत्र में आपको बहुत बेहतर चीज़ें डेवलप होती हुई दिखी जी। सर, प्रधानमंत्री जी के मन की बात में मुरादाबाद के सारे जिले आते हैं? ये हमारा सौभाग्य है कि इसमें, हालांकि हमारा कोई सीधा रोल नहीं है जी, पर यह सौभाग्य की बात है कि मुरादाबाद के हर जनपद का कोई न कोई कार्य या कोई न कोई व्यक्ति या कोई न कोई विलक्षण चीज़ माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में उसकी चर्चा की गई है जी। और इस मामले में मुरादाबाद मंडल की एक सौभाग्य है जी कि उसका हर एक जनपद शामिल है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी बहाने से जी। और एक तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात में जो चर्चा में आया था, अमृत सरोवर जी, रामपुर का पहला अमृत सरोवर एक तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया था अपने मन की बात में ही जी। और वहाँ से अमृत सरोवर बनाने की एक पूरी उसका एक पूरा सिलसिला ही शुरू हुआ जी। और वो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है। बहुत सारी चीज़ें हमने जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बेहतर करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट भी दिखा जी। सर, मैं मुरादाबाद के आसपास के NHI की रूट देखता हूँ। आज से 5 साल पहले जब आप नहीं हुआ करते थे तो काफ़ी समय से कुछ डिले था, प्रोजेक्ट कुछ था। आपके आने के बाद वो चीज़ें बढ़ी हैं, तो NHI से आपने तालमेल करा, कैसे संभव हुआ? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि विकास का कोई भी विकास का कोई भी कार्य हो, हर एक चीज़, ये बेसिकली काम सरकार का होता है जी। हम अधिकारी क्या हैं, सिर्फ एक मैसेंजर हैं जी। हम इस जगह पे बैठे हुए हैं, सरकार की योजनाएं बनती हैं, उसको एग्जीक्यूट करने में, अब तो जैसे मेरा काम तो मॉनिटरिंग करना ज़्यादा है, तो एक पूरी टीम होती है अधिकारियों की। तो शासन का ऊपर का निर्देश, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्णय है उसको शासन के निर्देश में हम सभी लागू करते हैं। अब क्या होता है कि उसमें मॉनिटरिंग करना बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे जैसे
हम मॉनिटरिंग करते हैं, जैसे काम तो NHAI को ही करना था जी जी और संयोग से एक अच्छा तालमेल बना, तारतम्यता बनी जी और तेजी से वो काम हो गया। तो अब मुरादाबाद मंडल में आप देखेंगे, बल्कि बिजनौर के भी NHAI पे बहुत तेजी से काम चल रहा है और वो भी लगभग कंप्लीट होने की तरफ है। और नई और सड़कें जी NHAI के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, ये पूरी तरह से हम गंगा एक्सप्रेस में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रारंभ किया उसमें हमारा मंडल भी शामिल है जी और एक और नया हाईवे आ रहा है उसमें भी हम शामिल हैं। जी तो ये सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम, खास तौर से रोड के, जी और मैं तो कहता हूँ मैं अपने गांव में जाता हूँ, पहचान नहीं पाता बहुत सारी चीज़ें, अब दिक्कत होती है पहचानने में जी कि हाईवे निकला वहाँ पे, जिन गांव में कभी रास्ते नहीं हुआ करते थे, अगर कभी बाइक से भी गए तो बाइक छोड़ के पैदल ही जाना पड़ता था। जी जी उस जगह पे हाईवे निकला हुआ है, लोग दुकानें देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी दुकानें बन गई हैं। कभी जिनको जानते हैं अगर पूछते हैं तो पता चलता तो निपट खेतिहर थे, इनको सामान्य तौर पे लोग कहते हैं जी कि निपट खेतिहर थे, जी और अब तो देखिए बहुत बड़े बन गए। जी हालांकि ये विडंबना है, कृषि क्षेत्र बहुत इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है, तो उसको भी लोगों को उसी पॉजिटिविटी के साथ लेने की ज़रूरत है। पर हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट की वजह से विकास तेज़ी से हुआ है जी और वहीं हमारे लिए संभावनाएं हैं, वही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। क्योंकि जब सड़क निकलती है तो सरकार का जो उद्देश्य है सड़क निकालने का, कि आपके जो कार्य है, आपका प्रोडक्शन है, वो तेज़ी से मार्केट तक पहुँचे। लोग क्या करते हैं, उसके किनारे घर बनाना शुरू कर देते हैं या दुकानें बनाना शुरू कर देते हैं। तो क्या होता है, खेती की ज़मीन बड़ी तेज़ी से ख़त्म होती जा रही है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हाल ही में चिंता व्यक्त की थी कि जो आवास भी बन रहे हैं, जैसे आवास जो आप देखेंगे प्राधिकरण जो आवास के कार्य करता है, तो उन्होंने एक सुझाव दिया था और बहुत बढ़िया सुझाव दिया था कि हम वर्टिकल क्यों नहीं जाते ऊपर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि वर्टिकल बिल्डिंग्स बनाएं ताकि कम से कम ज़मीन कम से कम लैंड का यूज़, खेती कृषि की ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा हम बचाने का प्रयास करें। ये उसी चिंता से जुड़ा हुआ है कि नई जो संभावनाएं हमारे लिए चुनौतियां लेकर आ रही हैं जी, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें मानसिक रूप से सजग और तैयार रहना पड़ेगा। ठीक बात है। हाइजीन टू हाईवे ये क्या है सर? हाइजीन थ्रू हाईवे एक्चुअली ये 2022 से शुरू हुआ था, 2022-23 में। हाँ। तब आपको पता है कि 2020 में और 2021 में कोविड आया था और कोविड के बाद बहुत नए सिरे से हमने उठना शुरू किया था 2021 के बाद। तो एक बड़ी समस्या रही है, आप देखेंगे महिलाओं की कुछ बेसिक समस्याओं पर लगातार हम सजग रहे हैं। एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी हाल ही में एक उद्घोषणा की थी जी, पिछले वर्ष, और वो बहुत बड़ा कदम था उनका। उन्होंने एक उद्घोषणा की थी कि सैनिटरी पैड गांव में बांटे जाएंगे। अच्छा। और मीडिया में उसको बहुत प्रमुखता से नहीं लिया गया, जबकि बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सरकार के बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो जरूरी हैं पर दिखते नहीं हैं। ये महिला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कदम है। पहली बार सुन रहा हूं। तो उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के क्रम में उसी दिशा में हमने एक कदम आगे बढ़ाया कि हाईवे पर आप देखेंगे जब आप अपने परिवार के साथ जा रहे होते हैं, बहुत बड़ी समस्या होती है महिलाओं के लिए कि उनके लिए टॉयलेट बेहतर नहीं बनता, जबकि निर्देश है सरकार के निर्देश है कि पेट्रोल पंपों पर शौचालय होने चाहिए जी, पर महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था बहुत बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरीके की हाइजीन चाहिए वैसी नहीं मिलती है। जी। हमने एक अभियान चलाया कि हाईवे पर जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनके मालिकों से बात करके और महिलाओं के लिए जो शौचालय हैं उनको बेहतर करने का अभियान चलाया जी। और उसके अंतर्गत हाइजीन उसका मेंटेन करना, उसमें कुछ बेसिक चीज़ें रखना जी। तो पहली बात तो ये थी कि उनको नेशनल हाईवे पे पहले वो कार्य करना, फिर स्टेट हाईवे पे करना जी। तो पूरे मंडल में अभियान चला के पहले शौचालय को दुरुस्त किया गया। फिर उसके बाद एक दूसरा कदम उठाया गया कि ये अनुभव में आया है, हम अपने आसपास जब भी अपने परिवार के ऊपर ही ध्यान देंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में आएगी। पीरियड्स महिलाओं की ज़िंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर पीरियड्स नहीं होते तो संतानोत्पत्ति नहीं होती। बिल्कुल। ये हेल्थ से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जी। अब होता क्या है कि एक आयु के बाद किसी भी बच्ची को कभी भी पीरियड शुरू हो सकते हैं जी। हमारा समाज क्या उस बच्ची को जो उसको प्रोटेक्शन चाहिए, जो उसको संरक्षण चाहिए, जो उसको सपोर्ट चाहिए वो देने के लिए तैयार है जी। अभी भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और यही चीज़ है, जब कोई महिला बाहर निकलती है अचानक से उसके पीरियड शुरू हो जाए
और उसके पास सैनिटरी पैड ना हो, तो आप सोचिए कि अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने हर एक पेट्रोल पंप के मालिक से अनुरोध करके जी सैनिटरी पैड भी वहाँ रखवाया, विभिन्न साइज के और विभिन्न ब्रांड्स के, जी और ये कहा कि मांगे जाने पर, खरीदने पर आप दीजिए, मतलब उसका मूल्य आप लीजिए। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जिसका मूल्य लिया जाना चाहिए, कोई बात नहीं लेकिन इमरजेंसी में पड़ा हुआ व्यक्ति उसका मूल्य देने को तैयार हो जाएगा। 3 महीने का हमने एक अंदाज़ा लगाया तो करीब लगभग 3900 के आसपास सैनिटरी पैड बिके थे। यानी हम ये अंदाज़ा लगाएं कि जो स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे सबको अगर काउंट कर लें तो इसका मतलब अगर एक ने एवरेज 6 या 7 भी लिए होंगे तो भी हमने कम से कम 1000 लोगों को, 1500, 600, 500, 600 से लेके 1000 तक के लोगों को हमने राहत पहुंचाई। जी तो उन्होंने सैनिटरी पैड तो निश्चित रूप से इमरजेंसी में ही मांगा होगा। बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए सोसाइटी को तैयार रहना पड़ेगा। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शौचालय के लिए अभियान चलवाया था, आज भी हम उसके बारे में बहुत अलग अलग तरीके की बातें करते हैं कि घर घर शौचालय होना चाहिए। आप सोचिए, महिलाओं के लिए शौचालय सिर्फ शौचालय नहीं है जी, उनके लिए बहुत सारे तरीके के प्राइवेसी का हिस्सा है। बिल्कुल। तो हम तब सोचते हैं कि शौचालय होना क्यों आवश्यक है। तो इसी अभियान के तहत हमने ये किया, जिन पेट्रोल पंप मालिकों ने बेहतर काम किया उनको सम्मानित भी किया। और बड़ी अच्छी बात है कि पेट्रोल पंप मालिकों ने इसको बड़ी उत्साह के साथ लिया और निरंतर ये चल रहा है। और हम हर साल कोशिश करते हैं कि बेहतर काम करने वालों को सम्मानित भी करें, और ये कार्य आज भी चल रहा है। हम समय समय पर इंस्पेक्शन भी कराते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई पेट्रोल पंप, मतलब कोई भी ऐसा शौचालय हो जो कि समय के साथ हो सकता है कि उसमें डिटोरिएशन आवे, तो ऐसी चीज़ ना हो। और कई बार लोगों से भी कहते हैं कि आप लोग अचानक से जाया करिए, अगर कोई चीज़ होती है देखते हैं, आप भी अपने ऑब्जर्वेशन हमें भेजा करिए। जी। तो हमने एक प्रयास किया था जो एक अभियान के तौर पे चल रहा है मंडल में, और हम एक दिन कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको बढ़ाते जाएं, ताकि जब महिलाएं यहाँ से अपने परिवार के साथ जब आप गुजरे तो एक हर तरीके की सुरक्षा का भाव आपके अंदर हो। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उस सुरक्षा का भाव सबके अंदर हो, उसके लिए हमने प्रयास किया है। अभी एक नया डेवलपमेंट ये भी है कि हाईवे NHAI के PD से भी बात हुई है। जो टोल है, टोल पे हमारा प्रयास ये है कि हम एक छोटी मेडिकल शॉप सी एस्टेब्लिश कर पाएँ जिनमें इमरजेंसी किस्म की दवाएं रखी जाएं। जैसे फ्लू से लेके सर दर्द से लेके हर एक तरीके की, बच्चों के जो सप्लीमेंट्स हैं उनकी भी शॉप्स रहें कि अचानक से किसी को कभी भी आवश्यकता पड़ सकती है, उन सब तरीके की सुविधाएं भी हर एक टोल पे रहें। क्योंकि जब आप निकलते हैं हाईवे पे तो कई बार आपको मेडिकल शॉप्स हो सकता है नहीं मिलती है। ठीक बात। तो हम प्रयास कर रहे हैं तो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो भी हम उसके साथ साथ एस्टेब्लिश कर रहे हैं। जी। मुरादाबाद सा जैसे एक पीतल नगरी का मेटल नगरी कहा जाता है, अभी आपने कहा मेटल नगरी हो गया, पीतल के बारे में बड़ा फेमस है। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट बहुत बड़ा होता है, उस एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब कुछ उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ और गवर्नमेंट का कोई इनिशिएटिव है? देखिए, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं तो बहुत सारी, जैसे यहाँ से कंटेनर्स से लेके जो उनको जितनी चीज़ों पे सब्सिडी अमूमन नियमानुसार मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट अपने तरफ के तरीके से बेस्ट प्रयास कर रही है जी। और पीछे काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ा भी था जी। लेकिन आप जानते हैं एक्सपोर्ट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जी। जब अमेरिका से टैरिफ लगा तो थोड़ा धक्का लगा, उसके बाद फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो धक्का लगा। दूसरा, चाइनीज़ या ईस्ट एशियन देशों से कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। उन सबसे भी हमारे जो यहाँ के उद्यमी हैं वो बेहतर कर रहे हैं। एक और चीज़ बल्कि आपको बताना भूल गया, यहाँ पे 3 हस्तशिल्पी ऐसे हैं जिनको पद्मश्री भी मिला है। अच्छा। और ये मुरादाबाद की खासियत है, विशेषता है कि 3 हस्तशिल्पियों को यहाँ पुरस्कार मिल चुका है जी। यहाँ पद्मश्री पुरस्कार। तो हमारे यहाँ के उद्यमी और हस्तशिल्पी बड़े जीवट के लोग हैं, बड़ी जिजीविषा वाले हैं जी। और जो चुनौती अभी आई है इसका भी सामना करने के लिए तैयार हैं। वो सरकार का जो सपोर्ट है वो तो उनके साथ है ही है, हर एक स्तर पर जहाँ पे भी उनकी समस्याएं आती हैं उन सब पे जो लोकल स्तर पे हैं, जो हमारे स्तर पे हो सकती हैं वो हम करते हैं, और सरकार के स्तर पे भी सारी चीज़ें की जा रही हैं। जब भी शिकायत आती है तुरंत त्वरित गति से, आपको पता है उद्योग बंधु की बैठक होती है, इसके अलावा भी हम समय समय पर बैठकें करते रहते हैं जी। और जहाँ जिस तरीके की उनकी शिकायत जो भी समस्या आती है उस समस्या का समाधान
हमारे स्तर पे ना हो सके तो हम शासन के स्तर पर लेके जाते हैं। जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करने की होती है वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी बात की जाती है। यहाँ पे एक SEZ भी है, उसकी भी अपनी चुनौतियाँ, उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो निकट भविष्य में जिस तरीके से मुरादाबाद का विकास है, यहाँ पे उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। आप देखिए रास्ते में आपके गजरौला पड़ेगा जो अमरोहा का हिस्सा है, और गजरौला में जिस तेज़ी से कमर्शियल और औद्योगिक चीज़ें बढ़ी हैं वो भी हमारे लिए बहुत इनकरेजिंग है। तो प्रयास जो सरकार का, शासन का और उनके निर्देश पर जो हम लोगों का है वो आपको विजिबल है, सामने ही दिख जाएगा। जी सर, मऊ जिले से निकलकर और ग्रामीण पृष्ठभूमि से लेकर IAS बनने तक का सफ़र कैसा रहा आपका? हम लोगों के लिए देखिए, जब मैं जिस फेज़ में था, जिस दौर में था अध्ययन के, वहाँ पे जिलाधिकारी बहुत बड़ी चीज़ थी। बहुत बड़ी चीज़ थी। और मुझे याद है कि मैंने वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। एक बार जिलाधिकारी के हाथों से पुरस्कार मिला था, बहुत बड़ी चीज़ थी। और एक बार तो मैं बाहर ही हो गया था। तो बड़ा डिस्करेज्ड हुआ था। जिलाधिकारी के सामने किसी कंपटीशन में आप प्रतिभाग करें और आपको, तो जिलाधिकारी तो एक धुरी हुआ करता जिसके बारे में लोग बातें करते थे वहाँ पे, एक आइडियल था। अब बहुत बड़ी चीज़ थी जिलाधिकारी का होना। आज चूँकि दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें, आप तो आज हर एक जो सोशल मीडिया पे लोगों के बारे में केवल नेगेटिव बातें ही ज़्यादातर आपको सुनने को मिलती थी। हम तो केवल उनके आरा को देखते थे। तो वहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी बात थी हम लोगों के लिए, उसका स्वप्न देखना। हालांकि तब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था कि वो बनेंगे। धीरे धीरे हम लोग बढ़ते रहे। हमारे लिए तो सबसे बड़ा जो आइडियल होता है वो सबसे आपका जो नेक्स्ट अल्टीमेट पर्सन जो आपके पास होता है। जैसे मेरे फादर टीचर हैं तो एक टीचिंग लाइन आप ज़्यादा पहले प्रेफर करते हैं। तो जिलाधिकारी का होना, जिलाधिकारी क्या, मुझे तो याद है कि हमारे छोटी सी एक कुछ दुकानों की मार्केट थी, अब बहुत बड़ी हो चुकी है। वहाँ पे साइकिल पे पुलिस के लोग आते थे और सब भर से इधर उधर भाग जाते थे। 2 पुलिस के लोग आए, पुलिस के डर से, साइकिल पे जो पुलिस आते थे उनके डर से। अब दौर बहुत बदल चुका है, पर तब जब आप एक पुलिसकर्मी साइकिल पे आते हुए 2 पुलिसकर्मी अगर बहुत ज़्यादा आरा रखते हो तो आप समझ सकते हैं कि जिलाधिकारी का आरा क्या रहा हो। ठीक बात है। तो अगर उस समय के हिसाब से सोचे तो बहुत बड़ी चीज़ थी। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा मऊ से हुई। मऊ के अपने गांव सलाहाबाद से हुई। प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा था मैं, प्राथमिक विद्यालय में। कक्षा 4 तक तो पेड़ के नीचे हम लोग पढ़े थे। अच्छा। तो बारिश होती थी, अपना ही बोरा लेके जाते थे। जो अब तो बच्चों ने देखा भी नहीं होगा, हम लोग पटरी पे ऐसे पटरी को साफ करते थे, उसकी रंग रोगन करते थे। एक टास्क होता था, 2-3 टास्क हम लोगों के अक्सर हुआ करते थे। एक तो जो पटरी चमकाने वाले कई सारे तरीके के वो हर्ब्स होते थे, उनको ढूंढना, उनसे रगड़ेंगे तो पटरी चमकेगी। और छुट्टी के दिन इसका भी कंपटीशन होता था कि कौन ज़्यादा चमका लेगा, देखा जाता था। फिर उसके बाद उसके ऊपर सूता मारना, तो उसके लिए एक सहयोगी की ज़रूरत हमेशा पड़ती थी। तो क्योंकि एक पर्सन दोनों हाथ से पकड़ेगा तो आप ऐसे मारेंगे। अच्छा, हम लोग जो चाक है ना, चाक का घोल आता था। अच्छा। उस घोल से पटरी पे लिखते थे, तो वहाँ से शुरू किया था। तो पटरी के साथ साथ बोरा भी लेके जाना पड़ता था। और स्कूल करीब 1.5 किलोमीटर दूर था, एक किलोमीटर के आसपास था। कई सारे लोगों के लिए और भी दूर था, क्योंकि जो हमारे गांव का स्कूल था वो कवर करता था, मुझको लगता है 6-7 किलोमीटर के एरिया के लोगों को। तो वहाँ से बच्चे आते थे पढ़ने। फिर पटरी से कागज़ पे आए, तो उस समय चैलेंज था। कागज़ पे मतलब किस क्लास में आ गए आप? दूसरी। एक्चुअली हुआ कि मुझको जब स्कूल में भेजा गया तो पहले तो जिसको प्री स्कूलिंग आप कहते हैं, पहले पहली से जो शुरुआत वाली कक्षा होती थी, हम लोग कहते गदहिया गोल, तो उसमें गए। जैसे आजकल के बच्चे नर्सरी की जाते हैं। प्री स्कूलिंग में जाते हैं।
तो देखा कि बच्चा कुछ ज़्यादा ही बेटर कर रहा है, तो अगले दिन कहा कि पहली वाली में बैठ जाओ। अच्छा, एक ही दिन में कहा कि अगली वाली में? मैं पहली में बैठ गया। पहली में फिर उनसे ज़्यादा बेटर करने लगा तो कहा कि दूसरी में बैठ जाओ। अच्छा। तो फिर दूसरी की टीचर ने 2-3 दिन झेला, फिर कहा कि नहीं तुम तीसरी में जाओ सीधे बैठ। तो तीसरी से शुरू किया जी, एक तरीके से, जहाँ तक मुझे याद है कि तीसरी कक्षा से मैं शुरू जी। की। तो तब भी पेड़ के नीचे थे जी, पहले भी, बस एक पेड़ बदल जाता था। जी। मतलब पहली वाली कक्षा एक इस पेड़ के नीचे, दूसरी वाली इस पेड़ के नीचे, तीसरी वाली उस पेड़ के नीचे। अच्छा, ये क्लासरूम हुआ करते थे? मेरे दिमाग में अभी तक है कि कौन से पेड़ के नीचे हम कौन सी क्लास करते थे। जी, फिर चौथी क्लास में जी, भी पेड़ के नीचे था। जी। घर से बोरा लेके जाते थे और फिर लेके आते थे। जी। अगर बारिश हो गई तो ऑटोमेटिक छुट्टी थी, जी। तो मतलब टीचर को कहना भी नहीं पड़ता था, बारिश हो गई अपने आप बच्चे भाग तो लिए? छुट्टी। हाँ। 5वीं कक्षा चलती थी कमरे के अंदर, अच्छा। और उसमें टाट भी थी। जी। तो हम लोगों का काम था टाट वगैरह झाड़, मतलब टाट रोज सवेरे साफ बैठने में करके थोड़ा अच्छा झाड़ लगता होगा टाट में, फिर हाँ। मतलब ले जाने जाना हाँ, पड़ा से रोज। पहले झाड़ वाड़ के बैठना। जी। तो झाड़ते भी थे, और हर एक त्योहार पे पुताई होती थी स्कूल। अच्छा। गोबर लेके। जी। तो गोबर लेके सारे बच्चे अपनी पुताई भी करते थे। अच्छा। तो वहाँ से 5वीं की। जी। 5वीं में संजोग से इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दिया था, ABCD वगैरह। जी। थोड़ी ज़्यादा जानकारी देने का प्रयास हुआ था। जी। और हमें लगता था कि हमें तो ज़बरदस्ती ज़्यादा पढ़ाया जा रहा है, मतलब अननेसेसरी का पढ़ाया जा रहा है। जी, जी। लेकिन मेरे पिताजी जागरूक थे, तो जी। थोड़ा और बेहतर करने की कोशिश थी। जी। फिर उसके बाद वहाँ पे एक मिडिल स्कूल था, जी। वो मैनेजमेंट के अंदर था, गांव के नज़दीक था, तो उसमें चले गए। वहाँ पर कक्षा 6 में तो टाट ही थी, जी। और 7वीं से बेंच। तो ये मिडिल स्कूल प्राइवेट स्कूल हुआ करता था? मैनेजमेंट का स्कूल, मैनेजमेंट का स्कूल, मतलब एडेड स्कूल था। जी, जी, जी। तो 7वीं में डेस्क बेंच मिला, 7वीं 8वीं में। लेकिन वो सिलसिला तब भी था कि हर त्योहार पे पुताई होती थी स्कूल की, और सरस्वती पूजन पे खास तौर से पूरे स्कूल की पुताई। गोबर ले आते थे, और खुद बच्चे अपना ही? हाँ, सारे बच्चे। और पिटाई भी अच्छे से होती थी। अच्छा। और पिटाई के लिए डंडा भी हम ही लोग ले आते थे। अच्छा। जिसकी पिटाई होती थी उसको डंडा लेके आना पड़ता था, तो डंडा भी लेके आते थे, कई डंडे टूट जाते थे। जी। मुझे याद है कि मैं कक्षा 7 में था, तो मेरे मैथमेटिक्स में 50 में 48 मार्क्स आए थे। जी। 48 नंबर, और 2 मार्क कम आने पे टीचर ने मुझे 2 डंडे मारे थे। अच्छा। तो मुझको लगा यार, मतलब मैं तो इतना अच्छा नंबर आया उसके बाद ही मारा? तो उन्होंने बाद में समझाया कि आज 48 आए हैं, कल को फिर 46 होंगे, धीरे धीरे करते करते कम हो जाएंगे, इसका मतलब तुम्हारा मन नहीं लग रहा है, जी, जी, मेहनत और करो। जी। तो लेकिन साहचर्य बहुत अच्छा था उस समय। जब हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी, फिर भी जो कोहेशन था एक दूसरे से, जी। आपस में बच्चों में या गांव वालों में जागरूकता और कोहेशन ज़्यादा था। जी, जी। तो 8वीं तक तो वहीं पढ़े, फिर टेस्ट हुआ, वहाँ DAV इंटर कॉलेज है, वहाँ पे कॉलेज मऊ आ गया। तो मऊ में इंट्रेंस टेस्ट हुआ। जी। तब रोड नहीं थी हमारे गांव से शहर की, जी। तो बारिश में भर जाता था पानी। तो रोज आते जाते थे? रोज आते थे गांव से, करीब 7-8 किलोमीटर पैदल? हाँ। अच्छा। नहीं, साइकिल से जाते साइकिल थे। से। साइकिल से जाते थे, और बाद में ट्यूशन भी लगा दिया गया कि भाई जैसे कोचिंग वगैरह होता है, तो उसके लिए कई बार 2 बार जाना आना पड़ता था। अच्छा। तो एक बार आप निकले तो स्कूल गए, स्कूल से आते समय या तो कोचिंग जाते, तो वो जो 7 किलोमीटर था कई बार 10 किलोमीटर हो जाता था। जी। और कई बार सुबह ही निकलना पड़ता था 7 ही बजे। जी। मेरा छोटा भाई आज भी कहता है कि हम लोग कुपोषित हो गए उसकी वजह से। लेकिन उस समय ये था कि पढ़ना है। जी। तो एंट्रेंस हुआ DAV इंटर कॉलेज में। एंट्रेंस में शायद मेरे दूसरा स्थान आया था। अच्छा। और फिर जो कॉलेज के प्रिंसिपल थे मुझको बहुत पसंद करते थे, तो कि मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में नहीं था उस समय। जी। 9th 10th में 10th में तो मैं कैसे कैसे फर्स्ट डिवीज़न पास हुआ। मुझको लगता है 60% समथिंग कुछ मार्क्स थे। जी। हालांकि मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स आए थे, बायोलॉजी में भी अच्छे मार्क्स आए थे, पर बाकी सब में थोड़ा कम हुआ, तो 60% हो गया, मतलब बाकी सब में तो डिस्टिंक्शन था। जी, जी। तो फिर मैथमेटिक्स चुना 11th 12th में। और बहुत अच्छा मैं स्टडीज में उस समय नहीं कर रहा था, उसके बावजूद जो प्रिंसिपल थे मुझे बहुत पसंद करते थे। डिबेटर में बहुत अच्छा था। अच्छा, अच्छे वक्ता रहे शुरू से? हाँ, डिबेटर में अच्छा था। अच्छा। और कभी भी किसी भी समय कोई भी चीज़ बुलवा लीजिए,
कई बार मैं कॉलेज के लिए कॉम्पिटिशन्स में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, कई बार जीता भी। अच्छा। और ये मेरा सिलसिला कॉलेजेस तक चलता रहा, कई बार शील्ड भी जीता है मैंने जी। तो वो चलता रहा। फिर 12th के बाद 12th में मेरे सेकंड डिवीज़न आया। सेकंड डिवीज़न क्या मतलब, यूँ समझिए बस निकल ही गया। 49%। तो हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन और इंटर में सेकंड डिवीजन 49% आया। 49%। थोड़ा झटका लगा तो फिर दिमाग खुला जी। दिमाग खुला तो फिर उस समय फिर मैंने साइंस को बदला। अच्छा, लेकिन फिर भी दिमाग में था उस समय, आपको पता है ये होता था कि जो बच्चा साइंस पढ़ता है वो ब्रिलियंट होता है, हाँ। तो लोगों को दिखाना भी रहता था, तो मन तो नहीं था कि साइंस छोड़ें, जी। बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ। लेकिन फिर एक निर्णय लेना था और पिताजी ने भी इसमें सहयोग किया जी। फिर ये तय हुआ कि ग्रेजुएशन में वहीं पे पढ़ूंगा। वहाँ DCS के डिग्री कॉलेज था, उसमें ग्रेजुएशन में, और ग्रेजुएशन में मैंने इंग्लिश, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस लेके शुरुआत की। जी। तो जब मतलब एक तरीके से ह्यूमैनिटीज़ में आ गया, मैंने साइंस चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ में आने के बाद से फिर मेरी बेटर होते चले गए। मैं कॉलेज में अक्सर मेरी पोजीशन होती थी, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पोजीशन होती थी ठीक ठाक, फर्स्ट डिवीज़न तो होता ही था, कई बार 67% 70% मार्क्स हुआ करते थे। अब आप कॉलेज में आके अपने इंटर से बेहतर कर रहे थे और बहुत ज़्यादा उतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं कर रहे थे। जी। फिर भी एक होता है ना कि आपका टेम्परामेंट उस किस्म का है। जी। जो सूट कर रहा है उसको। जी। तो ग्रेजुएशन तक तो उस समय तक ना कोई ऐसा इरादा नहीं था जैसे बच्चों में ना आजकल कंपटीशन शुरू से ही है। जी। उस समय दिमाग में नहीं था। तो कुछ हालांकि ये बनना है, IAS बनना है। अच्छा, जब मैं 12th कर रहा था तब भी पता नहीं दिमाग में जैसे इंजीनियर बनने आए, इंजीनियरिंग का कंपटीशन देना जैसी चीज़ आ नहीं पाई थी। अच्छा। या तो मेरे गांव के बैकग्राउंड का होना था, जैसे मेरे भाई में थी वो। जी। 2 साल बाद ही मेरे भाई में थी, मेरे अंदर नहीं थी। मैं शायद मैं ट्रांजिशन फेज का था। जी। तो ग्रेजुएशन तक तो ऐसे ही करता चला गया। अच्छा, फिर दिमाग में तो था कि नहीं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, तो मैंने BHU में एडमिशन के लिए, दाखिले के लिए एंट्रेंस दिया। अच्छा। जब मैंने साइंस ग्रुप के लिए दिया तब नहीं हुआ, ह्यूमैनिटीज़ के लिए दिया तो हो गया एंट्रेंस में, लेकिन फिर छोड़ना पड़ा क्योंकि 1 साल डिले चल रहा था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन तो मैंने इंग्लिश लिटरेचर से किया। जी। और उसके बाद ये था कि इसके आगे क्या करना है। तो सामान्य तौर पे क्या होता है कि जैसा आपने कहा कि जिलाधिकारी, जैसे पहले था कि इंजीनियर बनना है जी। जैसे मेरे ठीक 2 साल पीछे मेरा भाई था, तो उसकी दृष्टि बड़ी ठीक क्लियर थी कि मुझे उससे डॉक्टर बनना है जी। तो उस दिशा में वो निकल पड़ा था। मेरी जो दृष्टि थी अभी बहुत ज़्यादा वो क्लियर नहीं थी। और क्या होता है कि आप तुरंत जो इमीडिएट आपके सामने जो होता है, जैसे मेरे फादर थे जी, तो मैं देख रहा था कि मैं टीचर बनूंगा जी। अब वो डिग्री कॉलेज में थे तो उनसे तो थोड़ा बेटर करना है, तो उसके लिए UGC क्वालिफाई करना है। तो ये तय हुआ कि अच्छा चलो UGC क्वालिफाई कर लो तो फिर लेक्चरशिप के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तो उसके बाद देखा जाएगा जी। तो फिर 10 दिन इलाहाबाद पहुंच गए तैयारी के लिए। तो उसमें UGC की तैयारी कर रहे थे, लेकिन दिमाग में तो जर्नलिज्म का कीड़ा भी था जी। और वो इसलिए था कि एक्चुअली बाकी सब की जो, तो जैसे मैंने बताया कि मेरे छोटे भाई की दृष्टि तय थी कि उसका ये तय था कि डॉक्टर बनना है। आजकल बच्चों का बहुत ज़्यादा क्लियर होता है जी जी। मेरा क्लियर क्यों नहीं था, जबकि मैं साइंस का, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था और मैथमेटिक्स का कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तरफ ही जाना चाहेगा जी। मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों शुरू से ये था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मैं बेहतर कर सकूं जी। तो शुरू में दिमाग में ये था कि टीचर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए बेहतर करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बेहतर करके निकाल सकता है, तो टीचर ही बनना है। दिमाग में वही था। फिर दिमाग में ये था कि पत्रकार एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की आवाज़ उठाता है। हमें, आप जिस परिवेश से मैं निकला, आप सोचिए मैं गांव के परिवेश में जी। था, जहाँ पे एक ऐसा था कि जाने के लिए शहर से जोड़ने के लिए रास्ता भी नहीं था। आज तो हर जगह हाईवे है। मैंने कहा कि अपने गांव को मैं इस समय पहचान नहीं सकता जी। पहले तो ये था कि शहर 6-7 किलोमीटर दूर था, लेकिन वहाँ तक के लिए जबकि जो नज़दीकी रोड था जो शहर का, वो करीब 3.5 किलोमीटर होगा, लेकिन वहाँ तक के लिए रास्ते नाम की कोई चीज़ नहीं थी। बस रास्ता नाम का था, पर रास्ता जैसा कोई चीज़ था नहीं। और वहाँ जाना होता था, कभी इक्का चलता था, कभी बंद भी हो जाता था, इक्के से जाते थे।
इक्के पे मुझे याद है बैलेंस बनाया जाता था कि आगे पीछे हाँ, चढ़ आगे के पीछे बराबर रहना चाहिए। तो वो जाते थे, या फिर रिक्शा। और रिक्शा गांव में कुछ लोगों के पास था जो शहर में रिक्शा चलाते थे, तो वो सुबह आप जा सकते थे या फिर शाम को आ सकते थे, बस इतना ही था। तो ज़्यादातर लोग पैदल ही आते थे। मैं जो गांव की व्यवस्था होती है ना, उस गांव की व्यवस्था में जैसे मेरा घर गांव के अंदर था। मेरे एक्चुअली 2 पुश्तैनी गांव हैं। अच्छा। एक घोसी के रियासों में पड़ता है जी जहाँ पे मेरा पुश्तैनी गांव पड़ा, मेरे परदादे जी के टाइम से वहाँ पे रह रहे थे। और मेरे दादा के समय से हम लोग आ गए थे सलाहाबाद, जो कि मऊ के पास पड़ता है। जी। तो गांव की जो परिस्थितियाँ थी उसमें यह था कि गांव में एक घर होता था, उसके बाद एक बैठक होता था जिसमें जो बड़े बूढ़े हैं वो रहते थे, और एक ट्यूबवेल था जो मेरे गांव से, मेरे घर से करीब 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। जी। वो सड़क के किनारे था। आज भी उस सड़क के किनारे है। आज जो मेरा घर है वो वहीं उसके सामने है। जी जी। तो ट्यूबवेल पे पहले हम लोग धीरे धीरे शिफ्ट हुए गांव से। जैसे गांव में थे तो गांव से बैठक में जब तक हम लोग घर पे रहे, जी। घर से बैठक की दूरी होगी करीब 200 मीटर की। जी। तो 200 मीटर पहले घर से बैठक में सिर्फ इसलिए जाते थे कि सवेरे सवेरे उठ के गोबर फेंकना है, खांची में लेके सर पे उठा दिया जाता था कि जाओ, मतलब आँख मिचमिचाते ही जाओ पहले गोबर फेंक के आओगा खेत में। तो वो एक दिनचर्या हुआ करती थी। तो दातुन करते फिर उधर से आते थे, वो एक पेड़ पे चढ़ो, दातुन तोड़ो और करते हुए आओ। मेरी जो मेमोरी है वो उस हद तक जाती है कि वहाँ पे कोल्हू हुआ करता था और कोल्हू पे गन्ने की पेराई होती थी बैठक में। जो ट्यूबवेल था वहाँ पे केवल बोरिंग का ज़्यादा था, पानी चला करता था। तो पहले हम लोग घर से बैठक में शिफ्ट किए गए, फिर बैठक से ट्यूबवेल पे चले गए। जी। और ट्यूबवेल जो था वहाँ पे बागीचा भी था, बाग मेरे दादाजी ने लगाया था। जी। आज भी काफ़ी कुछ पेड़ मौजूद हैं। तो फिर ट्यूबवेल पे वो कभी बाबू की बारी यानी भूतों की बारी कहा जाता था, कहता था रात में भूत, दिन में लोग नहीं जाते थे। कई बार चरवाहों के साथ में बहुत बैठा हूँ। अच्छा। और आज जब प्रैक्टिकल जब मैं लाइफ में मुझे बहुत, जैसे मैंने खेती की है, मैं चरवाहों के साथ बैठा हूँ। जो पहले आपको अगर आप गांव में पूछेंगे तो एक साथ जो चरवाहे थे लोगों के घर से, जो जैसे गाय ने दूध देना बंद कर दिया तो चरवाहे उनको लेके चराने जाते। और फिर जब वो गाय जब के पेट में बच्चा आ गया तो वो छोड़ जाते थे। इसके बदले उन्हें धोती दी जाती थी और बोझा ले जाते थे। से जब खेत में कटता था तो वो बोझा ले जाते थे। तो वो चरवाहे जब जानवर लेके आते थे तो अक्सर वो जो ट्यूबवेल का जो मेरा बागीचा है उस बागीचे में आते थे। मैंने उसका जिक्र इसलिए किया कि कई बार ऐसा होता था कि वो जो रास्ता था उसमें पैदल लोग आते आते शाम हो गई, तो वहाँ पे 5-6 तख्त 7 तख्त हमेशा बिछे रहते थे। रात में लोग वहाँ रुक के फिर गंतव्य को अपने जाते थे, जमा रहते थे। और हमारे लिए एक रूल सा था कि अगर कोई आ गया तो उसके लिए खाने के लिए जरूर पूछा। हमारा रिक्शा वाला भी आता था तो उसके लिए भी पानी जरूर पूछा जाता था। तो वहाँ पे चरवाहे इकट्ठे होते थे तो उनसे कई बार मैं बातें की, तो जानवरों के बारे में बातें। इनफैक्ट मैं यूँ कहूँ कि मुझे आसपास के 8-10-12 गाँव के बारे में पता था, जबकि मैं उनमें कभी गया नहीं था। तो वो इसलिए पता था क्योंकि चरवाहों से मैं चर्चा से बातचीत करने के और उन गांव के प्रोमिनेंट लोगों के बारे में मुझे पता था। हालांकि वो अगर सामने खड़े हो जाए तो मैं उनको पहचान ना पाऊँ, पर मैं जानता था कि फलां के घर में कौन कौन क्या क्या है, सबकी जानकारी रहती थी। वो इसलिए था कि दादाजी के मैं ज़्यादा करीब था तो दादाजी के साथ बैठा करता था। वहीं पे चरवाहे जो लोग जो आते थे तो कई बार धार्मिक बातें होती थी, व्यवहारिक बातें होती थी, कई सारे तरीके की सामाजिक बातें होती थी। वो धीरे धीरे वो मेरे अंदर वो धीरे धीरे चीज़ें बैठती गई। तो जब मैं इलाहाबाद में गया तो उस समय वो सारी परिस्थितियाँ जो गांव की जो मैंने आपको बताई, मैंने खेती भी की। तो खेती करते समय किसानों की तकलीफ़ को समझा या इनकी चीज़ों से जूझते हैं, या उसी समाज के अंदर रहा तो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनमें हर एक की अपनी दृष्टि होती है कि ऐसा होता तो अच्छा होता। तो उस समय मेरे दिमाग में था कि एक पत्रकार उन सब चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से उठा सकता है। तो फिर मैंने एक दिन न्यूज़पेपर में देखा कि VHU में जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए एंट्रेंस के लिए आया है। मैंने फॉर्म भरा और मेरा एंट्रेंस में हो भी गया और फिर मैं चला गया पढ़ने और 2 साल वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन किया। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कुछ दिनों तक तो स्ट्रगल रहा कि नहीं मीडिया में करना है, 1-1.5 साल। तो मैं आगरा गया था इस उम्मीद में कि
मैं कुछ शुरू करूं। उस आगरा जाने से पहले या शायद उसी के आसपास मैं जम्मू भी गया था। अच्छा। वहाँ एक अखबार में इंटरव्यू दिया था। ये आगरा और जम्मू की दोनों घटनाओं ने क्या हुआ कि आगरा में गया तो आगरा में उस समय जिस अखबार के संपादक के पास गया था, आज भी वो संपर्क में है और बड़ा उनका इम्पॉर्टेंट रोल रहा उस समय कि उन्होंने मुझे चुनौती दी कि क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी करते। मेरे कुछ आर्टिकल्स उन्होंने, कुछ चर्चाएं हुई, कुछ आर्टिकल्स देखे जी। तो उसमें थोड़ा ब्यूरोक्रेसी की आलोचना थी, तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं यूपीएससी की तैयारी करते और उसको सुधारने के लिए कोशिश करते, मतलब उसमें खुद घुस के जी। उसमें बेहतर करना। जी। तो मैंने उस समय तो ना बोल दिया, तो उन्होंने कहा क्यों, दम नहीं है। अच्छा। एक जो अंदर होता ना कि चैलेंजिंग, मैंने कहा कि अच्छा ठीक है मैं तैयारी अब करूँगा, तैयारी करने के बाद निकल जाएगा तो छोड़ दूंगा। जो उस समय एक होता है ना, आप यंग रहते हैं तो बहुत सारी तरीके की चीज़ें दिमाग में आती हैं। फिर उसी दौर में ऑलरेडी मेरे पास इंटरव्यू की कॉल आई थी जम्मू में। तो जम्मू गया मैं इंटरव्यू देने। इंटरव्यू संजोग से जो एडिटर थे वो भी बनारस की साइड के थे। अच्छा। तो इंटरव्यू मेरा ठीक हुआ जी। फिर उन्होंने जो आखिरी चीज़ पूछी कि करियर के बारे में कि वाई जर्नलिज्म, और क्यों नहीं, उन्होंने भी कहा कि यूपीएससी वगैरह क्यों नहीं करते जी, उसके लिए ट्राई क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि सोच तो रहा हूँ। तो कहा कि देखो दो चीज़ें मैं बता दूँ, या तो ये करोगे या वो करोगे। तो ये तय कर लो, तय करके यहाँ से जाना, क्योंकि तुमको सेलेक्ट किया जा रहा है। लेकिन यहीं से सोच लो, अगर यहाँ आ गए तो फिर वो रास्ता नहीं मिलेगा। मैं बहुत उस समय सोच रहा था कि यूपीएससी के लिए, यूपीएससी में क्या क्या, जब उन्होंने बताया तब से मैं सोचना शुरू किया कि यूपीएससी में क्या संभावनाएं मेरे लिए रहेंगी लोगों के लिए करने के लिए जी। तो पहली बार पॉजिटिव तरीके से सोचना शुरू किया। देन मैं वहाँ से वापस आया और फिर मैं तैयारी में ही लग गया। उस बीच में दो एक और संभावनाएं तलाशी, जैसे माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी है जी, तो वहाँ पे लेक्चरशिप के लिए सिलचर यूनिवर्सिटी, उसमें से एक दो जगह मेरी हो भी गया। फिर भी अब एक बार जब मुड़ गया तो फिर मुड़ गया। तो फिर मैंने यूपीएससी के लिए फोकस्ड होके, मुझको लगता है 2002 के एंड में मैं सीरियस हो गया था। 2002 के प्रीलिम्स देने के बाद, जब 2002 का प्रीलिम्स दिया था तब बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी। 2001 में मैं वापस आ गया था प्रयागराज, और 2002 के जब प्रीलिम्स मैंने दिया था तब तैयारी भी नहीं थी। मैंने पहला अटेम्प्ट ले लिया था, और पहला अटेम्प्ट लिया तो जाहिर सी बात है तैयारी नहीं थी, तो प्रीलिम्स में नहीं हुआ। और फिर 2003 के में इंटरव्यू तक मैं पहुंचा। 2004 के एग्जामिनेशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। इस बीच में कई बार लोअर भी दिए, पीसीएस भी दिए। जनरली जो होता है बहुत सारे तरीके की चुनौतियां भी सामने की गई। जैसे वहाँ पे प्रयागराज में लोग कहते थे कि यहाँ पे आईएएस की तैयारी नहीं होती, पीसीएस की तैयारी होती। तो अगर आईएएस की तैयारी, जनरली यूपीएससी को आईएएस की ही आईएएस कहते थे, तो अगर आईएएस की तैयारी करनी है तो दिल्ली जाओ। अच्छा। कई बार लोग कहते थे, कई बार ऐसा होता था कि बड़ा डिस्करेजिंग रहता था, भाई लोअर भी का प्री भी निकाल नहीं पा रहे हो, तैयारी कर रहे हो आईएएस की। लेकिन मैं कमिटेड था शुरू से। हमारे परिवार में और मेरे पिताजी और मेरी मदर की वजह से, मेरी माँ की वजह से, एक परिवार में अनुशासनिक लाइफ जीवन जीने का एक आदत थी शुरू से रहा कि एक अनुशासन में जिएंगे। उसने काफ़ी हमें मजबूती दी। तो मैंने आपसे जो कहा कि चाहे खेती की बात हो, चाहे कोई भी चीज़, हमारे लिए वो जीवन का एक हिस्सा था जी। और बहुत सारे आज की डेट, अगर इस परिस्थिति में मैं आपको अगर दिखाऊं, मैं ये बताऊं कि हम लोग किन किन परिस्थितियों में हम लोग रहे हैं जी। केवल अकेले मैं नहीं, हम सभी भाई बहन जी जी, और उन परिस्थितियों से गुजरे हैं, मेरे माँ बाप खास तौर पे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है आपने बड़ा स्ट्रगल किया लाइफ में, हालांकि उस समय ऐसा नहीं लगता था। उस समय ये लगता था कि ये जीवन का हिस्सा है, ऐसे ही जीवन चलना है जी जी। तो पीठ पे बोरे भी ढोए, बोरे ढो के जो धान के ऊपर ले जाना, छत पे सुखाना जी। सुखाने के बाद रोज फैलाना, रोज बटोरना जी। फिर उसके बाद उसको धान कुटवाने के लिए ले जाना, फिर चावल भूसी सब इकट्ठा करके ले आना। ये तो वो एक दृढ़ अनुशासन में हमारे जीवन पद्धति को ढाला गया था, करीब करीब सभी को जी। मैं थोड़ा ज़्यादा ही इन सब चीज़ों को लेके सेंसिटिव था। लाइक खेती, जिस चीज़ में मैं पढ़ता था तो गंभीरता से उसको करता था जी। और मुझे लगता था खेती थोड़ा जो
कृषि है वो मेरा थोड़ा पहले से ही उस तरफ झुकाव ज़्यादा रहा है, अब भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत हार्ड वर्क एक किसान करता है खेती में, बहुत दिमाग लगाता है। खेती एक्चुअल में कम पढ़े लिखों या बुद्धिहीन लोगों का काम नहीं है। जनरली जो कि हमारे समाज में माना जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या खेती करोगे, जबकि खेती में ज़्यादा दिमाग लगता है। आपको बहुत सारे कैलकुलेशंस एक साथ करने होते हैं। आप जो बीज बो रहे हैं, जिस समय आप बीज बोने वाले होते हैं, उसी समय पूरे सीजन का कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलता है कि पिछली बार कब आंधी आई थी, बारिश आई थी, कब फसल नुकसान हुई थी, फलां की फसल ऐसे हो गई थी, मेरी फसल। एक साथ बहुत सारे कैलकुलेशन, कितनी खाद, कितना बीज, हर एक चीज़ का अंदाजा एक साथ दिमाग में दौड़ता है। तो तब आप एक फसल बोते हैं और फिर लगातार कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलता रहता है। उसी हिसाब से आपका हार्ड वर्क भी चलता है। तो जाहिर सी बात है कृषि को लेकर थोड़ी मेरी ज़्यादा संवेदनशील रहा जी। लेकिन वो अनुशासन मेरे पिताजी ने, मेरी माँ ने हम लोगों के जीवन में ढाला जी। कि खुद अपने पैरों पर, एक तो ये कि कोई भी काम छोटा नहीं है जी। छोटा इन द सेंस कि आपको अपना काम करना आना चाहिए, अपना काम स्वयं हर काम करना चाहिए और खुद ही आना चाहिए। आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं अपनी सफाई के लिए, अपना खाना बनाने के लिए, जैसे मैं खाना कभी आज भी मैं अपना खाना बना सकता हूँ। अच्छा। लाइक जब कोविड चल रहा था तो बच्चों को पूड़ी चाहिए थी और जो मेरा कुक था वो पूड़ी नहीं सही बना पा रहा था, तो मैंने उसको सिखाया पूड़ी बनाना। मैं आज भी वो काम बहुत आसानी से कर सकता हूँ। कई सारे तरीके के जो गांव में चीज़ें बनती हैं आज भी मैं बताता हूँ कि इस तरीके से चीज़ें बनती हैं, ये बेटर है वो नहीं है जी। इसलिए को हमारे जीवन का एक हिस्सा रहा है। तो जो अनुशासन में ढाला वो आगे बहुत काम आया जी। और फिर यूपीएससी क्वालिफाई हुए हर एक तरीके की उन्हीं परिस्थितियों में। बस ये है कि 2003 के इंटरव्यू में पहुंचने के बाद मुझे लगा कि मेरी रीच के अंदर है, थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता है। और फिर हो गया। तो किस ईयर में आपका सिलेक्शन? 2004 के एग्जामिनेशन में हुआ। कई बार लगता था कि पता नहीं होगा नहीं होगा, गिरते पड़ते। फिर क्या होता है ना कि जब सिलेक्शन के बाद आप किसी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि मुझे तो पता था कि मैं टॉपर बनने वाला था। लेकिन क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन दे रहा होता है आदमी, तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, बाकी सबकी नहीं। हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत बेहतर जानते हो। ये होता है कि किसी तरीके से सेलेक्ट हो जाओ यार, सेलेक्ट हो जाओ, कम से कम इज्जत बचे, एक नौकरी मिले। ठीक बात है। फिर क्या होता है कि जब आपका पेपर बढ़िया होता है तो आप उम्मीद करते हैं, पहले तो होती है कि किसी तरह से सेलेक्ट हो जाओ, फिर होता है कि यार ठीक ठाक सर्विस मिल जाए उसमें। फिर ठीक ठाक सर्विस में फिर जो आपकी ठीक सर्विस मिल जाए, ठीक रैंक मिल जाए तो मनचाही वाली सर्विस मिल जाए। फिर मनचाही सर्विस के बाद मनचाहा कार्डर मिल जाए, मनचाहा कार्डर में फिर मनचाही पोस्टिंग मिल जाए, फिर मनचाही पोस्टिंग में मनचाहे तरीके से काम करने का। हर एक चीज़ आदमी बेहतर करना चाहता है। सौभाग्य से मुझे हर एक चीज़ मिलती गई, ईश्वर की कृपा है जी। मैंने जो चाहा, जिस तरीके से अब मैं एक जो उम्मीद नहीं कर सकता था उस तरीके से जीवन ने मुझे दिया है जी। तो ईश्वर की कृपा, माता पिता का जो आशीर्वाद है वो रहा ही है, परिवार का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है जी। और बस चीज़ें होती गई और ये जर्नी ऐसे ही चलती जा रही है जी। ऐसा नहीं है कि पहले चुनौतियाँ ज़्यादा थी, अब नहीं है, अब पहले से ज़्यादा चुनौतियाँ हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एवरीडे के काम में आपको फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है जी। होना भी चाहिए जी। अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए या फिर जिस तरीके की आपसे लोग उम्मीद करते हैं अगर वो नहीं कर पाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन होता है। चुनौती तो ज़िंदगी भर रहेगी जी। पहले सुनते थे कि बस किसी तरह ये कर लो उसके बाद ज़िंदगी भर आराम है, फिर कहते थे किसी तरह नौकरी पालो ज़िंदगी भर आराम है। ये आदमी सुनता रहता है और करता रहता है। जब तक जीवन है तब तक चुनौतियाँ हैं, और जब तक चुनौतियाँ तभी तक आप जिंदा हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चुनौतियाँ जिस दिन खत्म उस दिन इसका मतलब कि आप हैं नहीं। आप हैं नहीं, ठीक बात है। तो और सिर्फ जीना ही नहीं है, जीना एक सम्मानपूर्ण तरीके से समाज का हिस्सा बन के समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए, और जो आपकी ड्यूटी है उस ड्यूटी को सही तरीके से करते हुए, तो फिर आप जीवन जी रहे हैं। और अगर ऐसा आप करेंगे तो चुनौतियाँ आएंगे जी। तो जब आप आईएएस बन गए, आईएएस बन के पहली बार जब गाँव गए
तो वही जिलाधिकारी की हनक से होटर, उसके साथ क्या गांव का क्या माहौल था? अम्मा बाबूजी ने क्या कहा, कुछ नसीहत दी, कुछ ऐसी चीज़ जो कभी आपको आज भी आपके कानों में गूंजती, कुछ ऐसी आवाज़? नहीं, हूटर का प्रयोग तो नहीं किया जी। पर यह है कि एक दिन में आदमी क्या बदल जाता है वो मैंने देखा है। पूरा गांव आया होगा क्या? नहीं, बात गांव की नहीं है। एक दिन पहले आपके बारे में धारणा लोगों की क्या होती है और एक दिन बाद क्या धारणा बदल जाती है वो मैंने देखा है और मैं रोज़ देखता हूँ जी। मैं जानता हूँ कि ये जो ताकत है, जो शक्ति है, जिसको बारे में कहते हैं कि पोस्ट है, बहुत आप तो बहुत प्रभावी हैं, प्रभावशाली हैं, ताकतवर हैं, जैसे आपने शुरुआत की जी कि आप बहुत चाहते हैं वगैरह वगैरह, ये सारे टेम्परेरी चीज़ें हैं जी। असल चीज़ आप हैं। आदमी का सबसे बड़ा परीक्षण होता है जब आपको ताकत दी जाए, आज़ादी दी जाए, उस समय आप किस तरीके से बर्ताव करते हैं, किस तरीके से आप कार्य करते हैं, वही असली चुनौती होती है। और ईश्वर की कृपा से मैं अपना भरपूर कर रहा हूँ, तो उस समय संयोग से हुटर का तो नहीं हुआ। जी जी। 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई जिस दिन मज़ा तो आया होगा कि मतलब पूरा गांव आया होगा देखने? नहीं, मज़ा मैं थोड़ा अलग किस्म का रहा हूँ। मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे रिजल्ट पता चला। जिस समय रिजल्ट आया, पहले तो आपको पता है ना कि वो कंप्यूटर पर रिजल्ट आता था तो इंटरनेट बहुत स्लो चलता था, धीरे धीरे लोडिंग करके धीरे। तो मुझे याद है 5-6 सीट में आई थी जी। और आखिरी सीट तक देख लिया मैं एकदम से हवाई हो गया कि मेरा तो नाम ही नहीं आया। तो मेरे पीछे मेरे साथ एक लड़का रहता था, कजिन है जी। तो उसने बताया भैया मैंने कहीं आपका नाम देखा था। हाँ। तो मुझको लगा एक उम्मीद फिर से दिखी, मैं कहा देखो फिर से देखते हैं। तो वही खुलते मुझको लगता है कि सेकंड टू लास्ट पे फिर मैंने देखा कि 29th रैंक पे मेरा नाम है। और तो मेरे साथ एक सीनियर थे, अब रिलेटिव भी हैं, सीनियर इन द सेंस कि मेरे पहले से तैयारी कर रहे थे वो जी। तो उन्होंने कहा चलो तुमको प्रॉपर IAS मिलेगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो IAS ही भरा है। अच्छा। तो क्योंकि उस समय मुझे एक्चुअल में कोई आइडिया नहीं था। हाँ। मुझे बस इतना पता था कि UPSC का सिलेबस है और इसमें हो जाएगा तो IAS हो जाएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और फिर जो मैं चाहता हूँ, मुझे लगता था कि IAS ही बनूंगा, यूपी में ही रहूँगा। फिर उसके बाद से समझना शुरू किया कि सर्विस एलोकेशन होता है, कार्डर एलोकेशन होता है, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था। क्योंकि जब आप UPSC लिखते हैं तो आप अपने परिवेश से प्रभावित होते हैं, अपने परिवेश के लिए करते हैं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग अब तो पहला काम था पिताजी को बताना। मेरी बुआ थी, उनको बताया और पिताजी को बताया। तो पिताजी सुनने के बाद बहुत इमोशनल हो गए, बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए जी। मेरी माँ से तो तुरंत बात नहीं, क्योंकि उस समय मोबाइल फ़ोन वाला हिसाब किताब नहीं था ना कि कहीं पे भी आप बात कर लीजिए। अभी मोबाइल फ़ोन प्रचलन में आ गया था, धीरे धीरे आ गया था। तो मैंने PCO से मिलाया था उनको। तब चार्ज बहुत लगते थे, जब सोशल में मोबाइल फ़ोन आया जरूर था। पहले आपने बोला कि बाबूजी मेरा IAS में सिलेक्शन हो गया, तो क्या बोला बाबूजी ने? तो नहीं, तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए जी। बड़ी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। फिर बड़े भरे गले से उन्होंने कहा कि, और आज भी जब कोई चीज़ बताते हैं कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत बधाई। मेरे बच्चे जी जब बात करते हैं तो बेटा खुश रहो, बहुत बढ़िया रहो, तो जिस तरीके से। पर शुरुआत में तो बहुत देर तक वो कुछ बोल नहीं पाए, बहुत देर तक मैं इंतज़ार करता रहा, मैं हेलो करता रहा। पिता के लिए बड़े गर्व की बात है कि तो और मेरे लिए बड़ी संतोष की बात थी। फिर क्या हुआ कि अब क्या करें भाई, आप कुछ भी होता है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने जाएंगे जी। तो सिविल लाइंस में हनुमान जी का मंदिर है जी। तो एक ने ऑफ़र किया कि चलो चलते हैं। तो साथ में जो चाचा का लड़का था वो भी बैठ गया जी। तो बीच में या पीछे में, बीच में वो था। गए, वो सिविल लाइंस के जस्ट थोड़ी पहले चौराहे पे पुलिस वाले ने रोक दिया। चलो चालान होगा। तो मैं तो बड़ा धर्म संकट में पड़ा, अब क्या करें। तब तक जो बाइक चला रहा था उसने कहा कि भैया का IAS में सिलेक्शन हो गया है। मैं आज भी नहीं कह पाता। पुलिस के जो पुलिसकर्मी था उसको पता नहीं क्या सूझा, तो कहा कि अच्छा तब ठीक है, छोड़ दिया। तो उस दिन कैसा लगा, पहला अनुभव आपका? मेरे अंदर वही है। अब आपको बताऊं, मैं तब से लेकर आज तक प्राउड फील हुआ कि हाँ नहीं ठीक है। प्राउड तो नहीं फील हुआ, बड़ा संतोष फील हुआ जी।
लेकिन जो मैंने कहा ना कि अपने आसपास बहुत बदलते देखा है मैंने, जी बहुत सारे लोगों को बदलते देखा है। जी मैं लेकिन वही हूँ और वही हमेशा रहने की कोशिश करता हूँ। ये शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से, मेरे माँ बाप की वजह से। जी 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 तो मुझे ये तो लगा कि चलो है, मतलब भगवान का बहुत शुक्र है कि मैंने जो चाहा वो हासिल कर लिया। फिर अगले कई दिनों तक मैं ज्ञान भी बांटता रहा, मतलब लोग आने लगते हैं ना अचानक से आपके जी पास जी जी आइडिया लेने, तो ज्ञान भी बांटता रहा। हालांकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ। कर क्या रहा हूँ। मतलब वही बात ना कि पहले तो आपको लगता है कि किस तरह आप सेलेक्ट हो जाइए, फिर अचानक से आपकी बहुत बढ़िया रैंक भी आ गई, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए मेहनत कुछ तो दिनों होती के है। लिए। हाँ, ऑब्वियसली मेरे स्वभाव के बहुत विपरीत था, विपरीत था, पर मैं कर रहा था। कर रहे मेरा स्वभाव तब भी यही है, अब भी यही है। जी जो ये सारी चीज़ें हैं, आपकी सर्विस, आपका पद, वो एक टूल है बेहतर करने के लिए। मैं आज भी नहीं भूला हूँ कि मैंने यूपीएससी लिखा था तो किस बात के लिए लिखा था, जी और मुझे हर पल याद रहता है। मैं आदर्शवाद नहीं छाड़ रहा। जी बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरी आलोचना भी करते हैं, करते होंगे, करते हैं, मैं जानता हूँ। जी वो जीवन का एक हिस्सा है। नहीं, करते हैं बहुत सारे लोग। क्या है ना, हर एक चीज़ परसेप्शन से चलती है। जी जी तो परसेप्शन बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपकी किस चीज़ को लोग कैसे परसीव करते हैं। जी जी पर फैक्ट यही है कि न तो मुझे अपनी शुरुआत भूली है, ना अपने उद्देश्य भूले हैं, और आज भी मैं उसी उद्देश्य के साथ जितना स्कोप मिलता है उसके साथ चल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत आइडियलिस्ट हूँ, जी हार्डकोर एकदम आइडियलिस्ट हूँ, जी पर उद्देश्य के साथ हूँ। उद्देश्य मेरा मुझे अभी भी नहीं भूला है। जी जिस परिवेश से आया हूँ वो परिवेश नहीं भूला है। जी और ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि कभी भूले भी ना, मेरी स्मृतियों से नहीं जाना चाहिए। जी मेरे माँ बाप उसके लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, और हाँ मुझे लगता है जब तक हैं तब तक मैं भूलूंगा भी नहीं। मेरा परिवेश पूरा जो मैंने गांव का देखा है, आजकल जात धर्म के आधार पर बहुत सारी लोग बहुत सारी बातें करते हैं। जी जी मेरे समय में आप सोचिए, मैं अगर जिस सामाजिक ताने बाने को देखें तो मुझको एक उच्च जाति से आया हुआ बताया जाएगा, पर मेरे पिताजी के ने परिवेश वो दिया कि हमने कभी जाति जानी नहीं। वो अलग जाति के, वो अलग जाति के वाला हिसाब कभी था नहीं। अच्छा, जानते थे कि वो अलग जाति के, फिर भी उन दोनों में भेद भी होता है, ये नहीं जाना। तो कुछ गांव की बनावट भी ऐसी ही थी। कुछ गांव में लोग सबको चाचा भाई आप कहते हैं। तो जब आप फिर जॉब में आ गए और बहुत से गांवों का दौरा भी किया होगा आपने, हाँ। कभी किसी गांव को दौरा करते समय, चूंकि आप गांव के परिवेश हैं, कभी लगा कि यार एसी गाड़ी से निकल के इस पगडंडी, इस मेड़ पे थोड़ी देर बैठ लिया जाए? कभी वो फील आई? नहीं, मैं बैठा भी हूँ। अच्छा, मैं अक्सर बैठता भी हूँ। अच्छा। हालांकि अब मौका कम मिलता है जी, पर जब भी मौका मिलता है मैं बैठता हूँ। मैं गांव पे जाता हूँ, कई बार अकेले निकल जाता हूँ जी। हालांकि अब लोग जब पहचान लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। हाँ, पर मुझे अच्छा लगता है। असहज माहौल हो जाता होगा। हाँ, मुझे अच्छा लगता है। बस वो पहचान न लोग लें, फिर वो लोग घेरने लगते हैं, फिर वो अलग तरीके की बातें होने लगती हैं। जी। एक लोगों की उम्मीद होती है ना कि आप, जैसे होता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है। दरअसल मैं अक्सर क्या होता है ना, आप अपने कोई भी व्यक्ति अपने परिवेश, अपने बैकग्राउंड का असर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कोई सर्विस नहीं बदल सकती जी। आप ये सोचें कि एक व्यक्ति जो 21-22 साल 23 साल एक अपने परिवेश में, परिवार के, समाज के, अपने विद्यालय के, हर तरीके के परिवेश में रहा है, उसको 1.5-2 साल की ट्रेनिंग और सरकार की सर्विस बदल देगी उसके व्यवहार को, तो नहीं हो सकता। अगर मुझे गाली दे के बात करने की आदत है तो मैं गाली दे के बात करूँगा। अगर मुझे लोगों से आप कह के बात करने की आदत है तो आप कह के बात करूँ। मेरे परिवार में कैसा परिवेश है या मेरे आसपास कैसा परिवेश है, उसी पे सब कुछ तय होता है और ये जीवन भर चलता है। जी जी। थोड़ा बहुत बदलाव आता है पर बहुत ज़्यादा नहीं आ सकता। तो मेरा परिवेश मेरे साथ चलता है, वो है, वो अभी भी रहेगा। तो जो इनकलकेटेड है, इनबिल्ट है, वो आप बना नहीं सकते। जी। मैं आपके सामने पोज नहीं कर सकता, दिखावा नहीं कर सकता। जी जी। तो जो नेचुरल है वो अभी भी है, होता है। रामपुर और मुरादाबाद जैसे जिलों में रहना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समझा जाता है। आपने बड़ा लंबा समय यहाँ दिया। आप रामपुर डीएम रहे हैं, मुरादाबाद कमिश्नर हैं बहुत सालों से। रामपुर डीएम रहे हैं तो एक बहुत चर्चित आदमी हैं आजम खां जी, उनसे बड़ी अदावत
मानते हैं आपसे, क्या उसका क्या है वो? किसी से कोई अदावत नहीं है। देखिए क्या है, एक पॉलिटिकल फिगर हैं, बहुत बड़े फिगर हैं, तो ये चर्चित हो गया। जी उसके पहले मैं फतेहपुर में था। जी आप फतेहपुर में जाके पूछिए। जी मैंने फतेहपुर में ज़्यादा इस तरीके के कार्य किए जहाँ पर आपको पता है फतेहपुर में 11,000 बीघे ज़मीन हाँ, इंक्रोचमेंट से फ्री की गई, अच्छा अवैध कब्जे से मुक्त की गई। जी और कई सारे जो प्लानिंग मैंने फतेहपुर के लिए की थी जी वो बाद में रामपुर में और मुरादाबाद में लागू की गई। जैसे जो अमृत सरोवर है पहले फतेहपुर के लिए प्लान किया अच्छा। था। फतेहपुर में बहुत सारी चीज़ें मैं कर नहीं पाया। आज भी पता नहीं, बहुत सारे लोग, आधे लोग तो आपको फतेहपुर में मुझको गालियां देते मिल जाएंगे, आधे लोग सराहते हुए मिल जाएंगे। ये भी हो सकता है, मतलब एक अंदाज़ा है मेरा। जी जी क्योंकि जिनके आप अवैध कब्जा हटाएंगे ऑब्वियसली वो आपको पसंद तो पसंद तो नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, ठीक बात है। हाँ। ये एक ऐसी है ना, हमारे सर्विस की एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर आपके साथ चलती है। इस समय जैसे आपने बताया, तो जो इस समय के जैसे कोई राजनीतिक फैसला, संवेदनशील फैसला लेते हैं, तो उस समय क्या कोई दबाव होता है, तो दबाव को कैसे हैंडल करते हैं? दबाव तो हमारे जीवन का हिस्सा है। जी जब आप इस सर्विस में आए, हमने इस सर्विस को चुना है, कोई किसी ने हमको ज़बरदस्ती तो नहीं कहा था ना कि सर्विस में आओ। जी जी तो जब आप किसी सर्विस को चुनते हैं तो आपको पता होता है कि इस सर्विस के प्रॉस एंड कॉन्स में कोई शिकायत नहीं कर सकता। हाँ तो दबाव तो इस सर्विस का हिस्सा, और कौन सी सर्विस में दबाव नहीं है? जी एक रिक्शे वाले पर दबाव नहीं है, लोग मोल भाव नहीं करते। वो बेचारा जो एक रिक्शे वाला है, जो अब तो धीरे धीरे पाँव रिक्शे की परंपरा खत्म होती है, लेकिन पाँव रिक्शे से एक आदमी पूरी मेहनत करके जा रहा है, जी फिर भी उससे क्या रोल किराए के लिए मोल भाव नहीं करते थे। बिल्कुल। तो दबाव तो जीवन का हिस्सा है। जी जी हर एक व्यक्ति जहाँ पे भी अपनी उसको लगता है कि मैं प्रभाव डाल सकता हूँ, जी वो प्रभाव डालेगा, वो डालता है। जी सही या गलत का पता सबको होता है। जी 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 जो मैंने किया है, जहाँ तक किया है, बहुत सारे लोग उसके बारे में बहुत सारे तरीके की बातें करते हैं। जी जैसे रामपुर का आपने उदाहरण दिया। जी हालांकि सच्चाई क्या ये सबको पता है। जी जो मैं मुझको आलोचना करेंगे मेरी, उनको भी पता है। जी जो उसकी तारीफ करेंगे, बहुत तो जो आलोचना करते हैं या जो तारीफ करते हैं उनको कुछ भी पता नहीं है एक्चुअली कि हुआ क्या था। जी आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कुतर्क जी जैसे अब क्या है कि आज के दौर में लोगों के हाथ में हथियार है सोशल मीडिया। जी सोशल मीडिया में ज़्यादातर ट्रोल्स बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया में केवल ट्रोल्स बैठे हुए हैं। जी सोशल मीडिया लोगों के लिए कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा माध्यम भी है, जी लेकिन ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल ट्रोलिंग के लिए करते हैं। अब वो कुतर्क करते हैं, जी तो कभी भी ऐसी चीज़ आती है तो एक तो गालियों की बौछार हो जाती है। जी 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 सोशल मीडिया पे आप गालियाँ बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं। किसी को किस तरीके से गंदे तरीके से बात की जाए तो वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। संयोग से मैं बहुत ज़्यादा नहीं रहता सोशल मीडिया पे, तो बस एडमिनिस्ट्रेटर का ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, नज़र रहनी चाहिए, तो उतनी नज़र रखता हूँ। जी जी तो क्या है कि रामपुर में जो हुआ, ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ, जी इसके पहले कभी नहीं हुआ था, हुआ था। जी और हमारे जीवन का हिस्सा है। जब जिस सर्विस में आप हैं उसमें ये सब चीज़ें होती रहेंगी। जी जी न तो ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है, जी इस पे गर्व महसूस करें आप, जो है रूटीन का हिस्सा है। गाड़ी को जिस स्टेशन पे जाना है उस स्टेशन पे जाने में प्राउड क्या, प्रॉब्लम क्या है? ठीक ये तो प्रोसेस का है। हाँ। जो ये ताकत है, जो ये शक्ति है जिसकी लोग बात करते हैं, हमारी है ही नहीं। जी जी ये तो सरकार की शक्ति है। जी जी तो जो है उसी शक्ति का हम प्रयोग। नियम कानून भी बहुत क्लियर हैं, जी जी आप उससे दाएं बाएं भाग नहीं सकते। हमारे पे निगरानी रखने के लिए अथॉरिटीज़ हैं, कोर्ट्स हैं, उन सब की निगाह रहती है, सबकी निगरानी रहती है। और आजकल जिस तरीके की ट्रांसपेरेंसी है, जी जैसे मैंने सोशल मीडिया की बात की या तकनीक की बात की, तकनीक का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि कोई आसानी से किसी के लिए गलत कर नहीं सकता, और करेगा तो देर सवेर पकड़ा जरूर जाएगा। बस रामपुर में जो हुआ, एक प्रभावशाली व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति के साथ हुआ, इसलिए लोग उसकी चर्चा जरूर करते हैं जब भी मेरी बात आती है। और बात यह है कि अदावत की बात करते हैं। अदावत कभी नहीं होती, हो रखनी भी नहीं चाहिए। देखिए, हम एक ऐसे सिस्टम में, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हम एक संसदीय परंपरा में काम करते हैं जहाँ पे लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं और जनप्रतिनिधि सरकार चुनते हैं जी, और फिर वो वही नियम कानून बनाते हैं। तो एक जनप्रतिनिधि से कोई अधिकारी क्यों टकराव मोल लेगा और क्यों लेना चाहिए? जी।
अगर कोई लेता भी है तो मैं उसको गलत मानता हूँ, जी। अननेसेसरी क्यों लेना चाहिए। लेकिन कोई भी जो कार्य है जी वो तो नियम कानून की परिधि के अंदर आएगा। जी जी अब कई बार लोग कहेंगे कि अच्छा आप ही थे, आपसे पहले लोग नहीं थे क्या? हाँ, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। देखिए मेरे सामने कई बार लोग आते हैं ना, तो जो कहते हैं कि सर आपने तो क्या से क्या बना दिया। जैसे आप अभी आएंगे तो कहेंगे कि आपने मुरादाबाद को बदल दिया, जी और हाँ आप नहीं होते तो मुरादाबाद नहीं बदलता। जी ये उतना ही सच है जितना कि मैं नहीं, मेरे से पहले मुरादाबाद के लोग जिंदा ही नहीं थे। जी मेरे पहले भी इस चेयर पे कोई रहा है, जी, उसने कुछ किया, ठीक बात है। मेरे साथ काम करने वाली टीम है, नगर आयुक्त है, वीसी हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं तभी ये हो रहा है। तभी ये हो रहा है। तो मेरे से पहले लोगों ने कुछ तो किया होगा, उसके आगे मैंने किया। जी जी जी, बस फर्क ये पड़ा कि जब मैं था तब वो दिखा। जो क्रेडिट आप देते हैं और जो डिस्क्रेडिट देते हैं उसमें एक पूरी टीम काम करती पूरी है। टीम काम करती है। तो और उसके पहले के अधिकारी भी काम करते हैं। मैं ये कहूँ कि मेरे पहले वाले लोग तो बहुत अच्छे नहीं थे, मैं उनसे बहुत अच्छा हूँ, ये मेरी बेवकूफ़ी होगी। जी जी हर एक व्यक्ति इस सिस्टम में अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है, शासन से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके शासन तक। अकेले मैं कुछ नहीं हूँ। जी जी तो एक पूरी सीरीज है, हमारे उच्चाधिकारी हैं जो चीफ सेक्रेटरी से शुरू होकर और विभिन्न प्रमुख सचिव महोदयों तक लेके पूरी नीचे तक एक सीरीज है, नीचे तक नियम कानून के दायरे में एक बैठ के काम करते हैं। जी इस बात को ऐसे समझना होगा कि कोई भी काम आज की डेट में आप इस तरीके से नहीं कर सकते जो कि आपकी मनमर्जी के हिसाब से चले। अब ये कहा जा सकता है, और लोग कहते हैं कि नहीं आपको सरकार का सपोर्ट था तो आपने कर दिया। क्या क्या आप कर लेंगे? क्या कोई इबारत आप एक नकली चीज पे खड़ी कर सकते हैं, वो भी एक प्रभावशाली व्यक्ति के सामने? संभव नहीं है। संभव नहीं। कोई झूठी इबारत नहीं खड़ी कर सकता। मैं बहुत बार मुझसे सवाल पूछा जाता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जी, और मैं जानता हूँ इसकी भी बहुत सारे लोग बहुत बाल की खाल निकालेंगे, लेकिन मैं बहुत स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ कि जी ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा हमें करना पड़ता है। जी और ये करके आपको खुशी मिलती है? बिल्कुल नहीं मिलती है। प्रसिद्धि मिलती है तो आपको बहुत खुशी मिलती होगी? नहीं, हमें कंट्रीब्यूटरी काम, जो क्रिएटिव काम करके खुशी मिलती है। जी कुछ लोगों का सवाल होता है, अच्छा तो इसके खिलाफ किया तो उसके खिलाफ क्यों नहीं किया? जी ये भूल जाते हैं कि मैं यहाँ पे सर्विस कर रहा हूँ, जी, वहां पे जहां आप कह रहे हैं वहां पे वहाँ पे सर्विस नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने दायित्वों के अधीन ही काम कर सकता हूँ। जी हो सकता है हाँ, इसी तरीके के काम करने वाले और लोग भी होंगे, उनको हैंडल करने वाले और लोग और हैं, लोग होंगे। उनमें वहाँ पे क्या परिस्थितियाँ हैं कोई नहीं जानता। यहाँ पे परिस्थितियाँ क्या थी उसके हिसाब से मैंने काम किया। अब बहुत सारे बार ऐसा भी होता है, लोग कहते हैं ठीक है तुमको भी पता चलेगा। बहुत सारे लोग बात पूछते हैं कि क्या आपको डर नहीं लगता? जब यूपीएससी का मैंने कहा ना कि इस सर्विस को हमने चुना है तो हमें पता है जी इसके प्लस एंड कॉन्स क्या हैं। जब आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपको पता है इसके साथ हर चीज़ जुड़ी हुई है। जी, और आपको लोग जब आप कोई कार्य करेंगे तो लोग आपको डराएंगे, कभी इन्फ्लुएंस करेंगे, कभी सिफारिश करेंगे, हर तरीके के, जैसे कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, तो सब आपको फेस करना है। फिर भी उसी गलियारे में चलना है जो नियम कानून जिसको कहते हैं, और उसमें चलते समय आप बायस्ड नहीं हो सकते। जी, तो मैंने वही किया जो मुझे उचित लगा, जी, और जब जब मौका मिलेगा तब तब वही करूँगा, जी, क्योंकि जो ड्यूटी है वो यही डिमांड करती है, जी, और हमेशा करूँगा। इसकी वजह से कई बार हो सकता है आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, करनी पड़ती है, आज भी कर रहा हूँ। जी, ऐसा नहीं है कि मैं चुनौतियों का सामना नहीं करता इसके लिए। जी। और बहुत बार लोग आपसे नाराज भी होंगे, नाराज भी होते हैं। ये भी जीवन का हिस्सा है। जी, कोई सा ऐसा काम आप बताइए जिसको आप करें और सारे खुश हों? नहीं हो सकता। संभव नहीं। कई बार तो लोग इस बात से नाराज हो जाते हैं कि आप इतनी तेज तेज आगे क्यों बढ़ रहे हैं।
तो आप सबको खुश नहीं कर ठीक सकते। बात है। मैं चाहता भी नहीं सारे खुश रहें, बस मैं ये चाहता हूँ जिस जगह मैं सर्व कर रहा हूँ, एक अधिकारी की सबसे बड़ी टेस्टिंग ये है कि जिस जगह पे आप सर्व कर रहे हैं वहाँ के लोग आपके बारे में क्या विचार रखते हैं, और मैं उसको लेके बहुत सतर्क रहता हूँ। जी। जो सरकार जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो आपके बारे में क्या विचार रखती है उसके बारे में मैं बहुत सतर्क रहता हूँ। सरकार ने आपको एक दायित्व दिया और दायित्व के साथ कुछ आपसे एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि आप इस दायित्व का इस बेहतर तरीके से प्रयोग करें कि लोगों के बीच में सरकार का संदेश बेहतर जाए, साथ ही लोगों को सर्विस डिलीवरी बेहतर तरीके से हो। लोग उम्मीद ये करते हैं कि उनकी दिक्कतों परेशानियों को हम तेजी से त्वरित गति से सॉल्व करें। इन दोनों के बीच हम हैं जी। उम्मीदें बहुत होती हैं, उन उम्मीदों को हम नियम कानून के दायरे में ले आते हैं जी। जितना वो दायरे में आ सकते हैं उतना हम करते हैं। उसमें भी कई बार लोग हमसे नाराज रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे कहते हैं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अब मैं अपने ऑफिस में जब तक मैं रहता हूँ, अगर मैं रात के 12 बजे तक बैठा हूँ तो 12 बजे तक आदमी आता रहेगा जी। तो एक लिमिटेड पीरियड है, उसके बाद मुझे ऑफिस छोड़ना ही है। अब क्या है कि कई बार एक नियम कानून का जो मैंने की बात की, अब एक आदमी के आगे कह रहा है कि मेरे घर पे कोई और कब्जा कर रहा है, ठीक है, उसकी पुलिस कंप्लेन हो सकती है, लेकिन मैं राजस्व का अधिकारी हूँ, ये सिविल मैटर हो गया। कोई किराएदार नहीं छोड़ रहा है उसका घर, तो ये सिविल मैटर हो गया। अब उसमें सिविल, एक राजस्व के अधिकारी को सिविल मैटर में घुसने का अधिकार नहीं है, मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है, तो मैं उनको एडवाइस करूंगा कि भाई आप सिविल कोर्ट में जाइए, लेकिन आदमी संतुष्ट नहीं होगा। उसको आबादी से जुड़े मैटर्स में हम लोग नहीं घुस सकते, तो वहाँ हमारा दायरा बंध गया। हालांकि हम कोशिश करते हैं, पंचायत तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन तभी जब दोनों पक्ष राजी हों। किसी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, किसी के ऊपर प्रभाव मतलब अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे प्रभाव के इस्तेमाल से अगर दोनों पक्ष राजी खुशी कोई चीज़ करने को तैयार हो जाए तो कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं। लेकिन अगर किसी के मन मुताबिक कोई चीज़ ना हो तो वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ, आप एक उम्मीद लेके आए हैं, आप एक उम्मीद लेके रहते हैं, अगर आपके मन मुताबिक नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आप मेरी आलोचना करेंगे और मुझे झेलना है और मैं झेलूंगा। कहते हैं सर कि आपके प्रशासनिक फैसलों में कोई ग्रे कॉर्नर नहीं होता, तो जो आपकी एक सख्त छवि है, स्ट्रिक्ट छवि है, तो जनता से जुड़ने में मदद करती है या कभी कभी बाधा उत्पन्न करती है? दोनों हैं। देखिए क्या है, सख्त छवि का मतलब क्या लगाया जाता है मैं नहीं जानता। सख्त छवि का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी से बद तरीके बात कर सकता हूँ। नहीं, सख्त छवि मतलब सख्त छवि जो लोग एक अंदाज़ा लगाते हैं। देखिए मैं एक चीज़ जानता हूँ, जिस तरीके से एक दुकानदार के दुकान में आने वाला कस्टमर है जी, तो वो अच्छी बातें करके चाहता है कि उसके यहाँ शॉपिंग जरूर करे जी। हमारी ड्यूटी कुछ कुछ ऐसी ही है जी, होनी चाहिए जी। मैं नहीं कहूँगा कि सारे करते हैं। क्या है, जो पावर है वो हमेशा कुछ न कुछ तो खराबी करता है। ठीक बात। वो खराबी हो सकता है मुझ में भी हो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे पास आए उनकी बातें सुनी जाएं। लोग यही कहते तो हैं कि सुनवाई नहीं हो रही है, तो सुनना तो आवश्यक है। जैसे आप देखेंगे मेरे पास हमेशा शिव जी मेरे हाथ में रहता है जी। ये बहुत बड़ी ताकत भी है जी। ताकत इस सेंस में कि पब्लिक से आप सीधे कनेक्टेड हैं जी। तो पब्लिक मुझसे संकोच करती हो ऐसा नहीं है, पर हाँ कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक को या पब्लिक में जुड़े कुछ लोगों को या ख़ास तौर से जो लोग कुछ गलत कर रहे हो उनको मेरा डर दिखा के कोई उनसे गलत तरीके से उनको इन्फ्लुएंस करके अपना फ़ायदा उठावे, इस तरीके की चीज़ें तो होंगी। कई बार मुझे हैरानी होती है, जैसे मैं पब्लिक से सीधे मिलता हूँ, बात करता हूँ, कोई भी मुझसे बात कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत देर में भी चीज़ें मुझे बताते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। एक तो कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक से जुड़ने की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे पहले ही पता चल जाती है। जैसे एक तरीके से आप नेटवर्क की बात आप करते हैं ना कि यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे पहले पता चल जाती। पब्लिक से कनेक्शन की वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले पता चलती, या देर सवेर। ये कहते हैं कि जनरली इस एरिया में होने वाली चीज़ें मुझे देर सवेर पता चल ही जाती हैं जी। हो सकता है कभी थोड़ी देरी से या कभी पहले पर लोग मुझे बता देते हैं जी। और कई बार तो आश्चर्यजनक तरीके से जो चीज़ें किसी को नहीं पता थी वो भी मुझे पता चल गई। बंद कमरे में हुई बातें भी मुझे पता चल गई, और उसकी वजह है
सबसे निचले व्यक्ति से जुड़ना। जुड़े रहना, यही हमारा मैंडेट है, यही हमें आदेश भी है, निर्देश भी है। जी। मैं बस उसी निर्देश का, उसी ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। जी। तो सख्त छवि जो दूसरे बताते हैं जी। वो बाधा बनती है। जी। और वैसे सख्त छवि तो और ज़्यादा पब्लिक को आपके करीब ले आती है, कि उम्मीद रहती है उनसे कि इनको कहेंगे। कई बार पब्लिक इसकी वजह से नाराज़ भी होती है। उनको लगता है यार इनकी सब सख्त छवि, तो इनके पास जाते ही मामला सॉल्व हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक सिस्टम काम करता है। मैं अकेले काम, मैं ऐसा नहीं हो सकता कि मैं, जैसे कई बार लोग कहते हैं आप चाहेंगे नहीं होगा, मेरे चाहने से चीज़ें नहीं होती, वो एक प्रक्रिया के तहत होती है। मैं उस प्रक्रिया को मैनिपुलेट नहीं कर सकता, किसी के लिए, अपने लिए भी नहीं कर सकता। तो उतना तो चीज़ें चलती हैं। डेली रूटीन क्या रहता है सर? लोगों को लगता है कि एक IAS अफसर ऐसे उठता है वैसे बैठता है, क्या रूटीन रहता है सर? वैरी करता है, एक जैसा रूटीन नहीं रहता। प्रयास करते हैं कि सवेरे 6:30-7 बजे तक तो जग जाए। जी। क्योंकि सोते सोते कई बार 12:30 बजे से पहले नहीं सोते, 12:30-1 बज जाता है, तो 6:30-7 बजे तक जगते हैं। जी। कभी पहले भी जग जाते हैं, कभी बाद में भी जगते हैं। जी। वो वेरी करता है, कई बार अलग अलग होता है। उस पर डिपेंड करता है कि कब आप सोते हैं, उस हिसाब से आप जगेंगे कब आप। जी। और फिर अपने ऑफिस टाइम, चूँकि मेरी कोर्ट भी होती है। जी। तो कोर्ट में भी जिस दिन कोर्ट होती है मैं 2-3 घंटे देता हूँ। जी। कोशिश करता हूँ कि 2-3 घंटे, 2 घंटे तो देता ही हूँ। जी। कभी कभी कोशिश करता हूँ 3 घंटे भी हो जाए, तो उस प्रक्रिया में 4 तो बज जाते हैं। जी। फिर अगर आप ऑफिस में आए तो कुछ लोग अगर बैठे हैं तो उनको टाइम देते देते 4:30 बज जाते हैं। जी। तो 4:30 बजे मैं जनरली 4:30 बजे से पहले मैं ऑफिस से नहीं निकलता। इक्का दुक्का कभी निकला होऊंगा, गाहे बगाए। जी। और फिर शाम को 6:30-7 बजे से फिर यहाँ पे फाइलें वगैरह करनी होती हैं, उनको करता हूँ। फिर वही तो रात में सोते सोते 12-1 बज जाता है। 12 बज जाता है। हाँ, 12:30 भी जब बाबूजी आते हैं तो रूटीन के लिए डांट लगाते हैं? नहीं, वो बड़ी समस्या है। क्योंकि पिताजी के हिसाब से सुबह सूर्योदय से पूर्व जगना है। जी। तो जब वो होते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है। कैसे मैनेज करते हैं उसको? नहीं, कई बार हालांकि पिता हैं तो पकड़ तो लेते ही होंगे। जी। लेकिन अगर कभी देर से उठा, जैसे वो जब रहते ये भी सुनेंगे बाबूजी तो हाँ, वो जब रहते हैं तो प्रयास करते हैं कि 6:30 तक तो जग ही जाए। वो भी देखते ही हैं कि देरी से काम करते हैं तो जी। तो 6:30 बजे तक जग जाए। कभी कभार ऐसा होता है कि अगर देरी हो गई तो कोशिश करते हैं उनको पता न चले। तो चुपके से घुमा फिरा के जी आते हैं। मतलब फादर हैं। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि फादर के सामने चीज़ होती भी नहीं दिखनी चाहिए। जी। और अगर हो गई तो सुनाते तो हैं वो। सुनाते थे। और पहले दूसरे तरीके से सुनाते थे। अब ये होता है कि अगर तुम ही ऐसा करोगे तो बताओ तुम्हारे बच्चे क्या करेंगे, फिर तुम पब्लिक को क्या बताओगे, तुम बाकी लोगों को क्या समझाओगे, क्या सिखाओगे, लोग तुमको देख के क्या सीखेंगे। अगर तुम ही खुद गलत करते हुए पाए जाओगे तो चीज़ें होती हैं। टीचर हैं तो जाहिर सी बात है उतना अभी सुनना, और वो सुनना भी सौभाग्य की बात। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब हम पॉडकास्ट के सर अंतिम पड़ाव पे हैं। मैं आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछूंगा, जिसमें आपको 1-2 आंसर दूंगा और आपको थोड़ा सा जल्दी जवाब देना है। कलम या कुर्सी? पेन ज़्यादा प्रभावशाली होती है। सिक्किम का पहाड़ या यूपी की हलचल? दोनों। सबसे मुश्किल जिला मुरादाबाद या मुरादाबाद? हर पोस्टिंग अपनी चैलेंजेस है। तनाव दूर करने का मन, किताबें या लंबी वॉक? म्यूज़िक भी। म्यूज़िक भी, बातचीत भी। मुरादाबाद की एक चीज़ जो सबसे प्रिय है आपको? मुरादाबाद में लोग अच्छे हैं। और तो क्या बताऊं, यहाँ पे लोग अच्छे हैं, किसानी बहुत अच्छी होती है। एक चीज़ तो बताना बड़ा मुश्किल है जी, पर जैसे मैंने कहा लोगों का जिजीविषा बहुत अच्छी है। अगर आप पे फिल्म बने तो कौन हीरो होना चाहिए आपकी फिल्म में? इतनी अपेक्षा में नहीं रखता। अभी फिल्म बनाने को बहुत सारे विषय पड़े हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं कोई ऐसा किरदार नहीं हूँ जिसके ऊपर मूवी बनने की कोई बात हो। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा दुश्मन टेक्नोलॉजी या सख्त कानून? वैसे तो दोनों है, पर तकनीक इस समय बहुत बेहतर काम कर सकती है और कर रही है। इस समय बहुत तेज़ी से उस पर काम हो रहा है, पर दोनों ही ज़रूरी है। गांव की पगडंडी या शहर का एक्सप्रेस वे? मुझे तो गांव ही अभी अच्छा लगता है। हालांकि मैं भेद नहीं करता,
शहर की अपनी शहर का अपना जीवन है, गांव का अपना, पर मुझे गांव पसंद है। रामपुर का कोई एक पल जो कभी नहीं भूलते? कोविड के दौरान, लॉकडाउन के दौरान की चीज़ें, कोई भी लॉकडाउन के दौरान पूरी की पूरी पूरा का पूरा समय, और कोविड के पीरियड का जो मुरादाबाद में बीता समय, वो बहुत मुश्किल समय था, वो कभी नहीं भूलेगा। वो एक ऐसा आपदा का अवसर था जिसमें मैं कितना भी बहुत सारी चीज़ें बता सकता हूँ, पर वो कभी नहीं। निर्भीक, निडर, साहसी अधिकार IAS ऑफिसर, क्या अंजनी कुमार सिंह को भी किसी चीज़ से डर लगता है? नहीं, डर के बिना तो कोई इंसान नहीं है। किसी भी चीज़ से बिल्कुल डर लगता है। गलत होने, गलत दिखने, दोनों से डर लगता है। आप मोरल लेवल पे गलत होते, जैसे क्या होता है ना कि आप, वो मेरे अंदर है, जिस पॉइंट पे आप कहीं पे भी गलत हो, आप दूसरों को उपदेश नहीं दे सकते या दूसरों को आप कह नहीं सकते। मैं अपने बच्चे से वो बात नहीं कर सकता जो खुद मैं करता हूँ। मैं देरी से जगता हूँ जी, तो मैं अपने बच्चे से नहीं कह सकता कि देरी से जगो, और इस बात का डर लगता है कि मैं गलत न दिखूँ, गलत पोज में। तो अपने बच्चे के सामने मुझे वो डर लगता है कि उसको गलत कभी एंगल से ना दिखाई दूँ। अपनी पत्नी के सामने, अपने पिता के सामने, अपनी माँ के सामने, तो डर तो बहुत सारी वजहों से लगता है। ईश्वर से सबसे ज़्यादा डर लगता है, लेकिन अपने माँ बाप के सामने अभी भी, चाहे वो अभी कुछ कह सकने की कंडीशन में ना हो या कुछ ना कहते हो, पर डर लगता है उनसे, आज भी डर लगता है। बहुत सारी चीज़ों में डर लगता है। कुछ भी किसी के साथ बुरा होने से डर लगता है। डर तो आदमी के जीवन का हिस्सा है। उसी तरह जैसे साहस आदमी के जीवन का हिस्सा, उसी तरह डर आपको अलर्ट रहना सिखाता है जी, डर आपको सजग रहना सिखाता है। पसंदीदा खाना 5 स्टार का या माँ के हाथ का? मुझे रोटी चावल दाल सब्जी पसंद है, ये, और वो भी हरी सब्जी। ये माँ को भी पता है, मेरी पत्नी को भी पता है, मेरे पूरे परिवार को पता है। परिवार को पता है। अगर IAS नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं, शायद टीचर होता। मुझे लगता है टीचर होने की संभावना ही ज़्यादा होती, या फिर कहीं जर्नलिज्म का लाइन तो मैं छोड़ चुका था, क्योंकि जर्नलिज्म का लाइन मैंने इसीलिए छोड़ी थी कि उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख ली जो नहीं होनी चाहिए, तो वो लाइन छोड़ ली थी। तो टीचिंग अभी भी एक ऐसा प्रोफेशन है, शायद टीचर होता। सबसे ज़्यादा गुस्सा किन चीज़ों पे आता है? गुस्सा तो बहुत सारी चीज़ों पे आता है, जहाँ पे लगता है कि आपकी अपेक्षा के अनुरूप चीज़ें नहीं हो रही हैं, अपेक्षित प्रोग्रेस नहीं हो रही है, किसी के साथ आप गलत होते देखते हैं, अपने साथ गलत होते देखते हैं, तो कई सारी चीज़ों पे बहुत तेज़ गुस्सा आता है। लाइक आप चाहते हैं एक्सपेक्टेशन की, अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़रूरत में आया, मैंने उससे कहा कि इसकी तुरंत हो जाए, 2 दिन बाद भी आपको पता चलता है कि जो का त्यों है, तो गुस्सा तो बहुत तेज आएगी। बहुत सारे चीज़ें हैं जिस पे गुस्सा आता है। भविष्य के वो अभ्यर्थी जो UPSC की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क? दोनों। अनुशासन के साथ, एकदम सटल अनुशासन के साथ, और प्रैक्टिस ठीक उसी तरह जैसे एकलव्य ने प्रैक्टिस की थी। जी, जीवन में दृढ़ रहे, उस सूत्र को याद रखें, कर्तव्य कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपको कर्म पथ पर हमेशा टिके रहना है। जी, बस। आप 3 भाई हैं सर? जी। सबसे बड़े सतीश जी हैं जो टीचर हैं, फिर आप, और सबसे छोटे डॉक्टर अजीत जी हैं जो हॉस्पिटल चलाते हैं। तो आप सभी लोग किसी न किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। तो डिसिप्लिन फैमिली सिस्टम में शुरू से फादर की वजह से आया, या सबकी प्रारंभिक शिक्षा और उन सब चीज़ों में कैसे रहे? नहीं, फादर ने बहुत शेप किया है। मेरा छोटा भाई बहुत मेहनती है, बहुत मेहनती है जी, और बचपन से सबसे ज़्यादा बदलाव आया है तो उसी के अंदर आया है। अच्छा। वो पहले बहुत जिद्दी भी था, छोटा था तो शरारत भी करता होगा? हाँ, सबसे ज़्यादा शरारती और सबसे ज़्यादा जिद्दी था। अभी वो सबसे ज़्यादा मेहनती और सबसे ज़्यादा कूल काम है। जैसे मैं जो चीज़ें करता हूँ उसे बिल्कुल नहीं पसंद है। अच्छा। किसी से कोई रार उसको बिल्कुल नहीं पसंद है। हमेशा मुझको क्रिटिसाइज इस बात का, सबसे क्यों भिड़ते रहते हैं, क्या ज़रूरत है। तो और कम्युनिकेशन थोड़ा कम होता है उससे, बहुत कम होता है जी। पर जब कम्युनिकेशन होता है तो इसी बात का होता है कि क्यों भिड़ते रहते हैं जी, क्या ज़रूरत है, इनसे भी भिड़ना, उनसे भी भिड़ना, उनसे भी भिड़ना। आपको इसके अलावा कुछ आता नहीं क्या? बचपन से आप यही काम करते आए हैं। तो लेकिन वो बहुत मेहनती है, वो अपनी मेहनत से बना है और आज भी बहुत मेहनत कर रहा है। और एक घटना थी, मेरे चाचा की डेथ हुई थी, तो 13वीं होती है, तो 13वीं में आपको पता है
एक परंपरा है कि हमारे यहाँ डोम राजा, कहते डोम राजा जब तक वो भोजन न कर ले जी और ये न कह दें कि ठीक है हम संतुष्ट हैं, जी, तब तक आपका जो भी कार्य प्रयोजन है वो पूरा नहीं हुआ। जी जी, तो 13वीं का भोज था। भोज के बाद जैसे कि परंपरा थी, वो अपना खाना खाने के बाद वो होता है कि थाली बजा के वो अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हैं, जी ये परंपरा रही है। तो उस समय कुछ मांगते हैं, जो मांगते हैं वो देना पड़ता है। अब मैं सामने था तो उन्होंने कहा कि हमें तो मांग, उन्होंने बड़ी लंबी चौड़ी रख दी कि साहब हैं तो हमें तो ये चाहिए। मेरे पिताजी के कहने पर कई लोगों से कह के मैंने उनके टॉयलेट वगैरह सब बनवाए थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा उनको एक्सपेक्टेशन थी कि तो अपना मांग करने लगे। तो कोशिश होने लगी उनको मनाने की, जी, तो जितना हो उतना ज़्यादा वो फिर आगे और बढ़ते गए। तो फिर मेरा छोटा भाई जो डॉक्टर है अजीत, जी, वो बीच में कूदा, तो उसने कहा अरे ठीक है मैं कह रहा हूँ मान जाओ। तो उस समय की मुझे बात याद है, उन्होंने कहा साहब आप तो हमारे लिए भगवान हैं, आप तो कहें तो ऐसे ही मान जाए। अच्छा, तो उसका रीज़न ये पता चला कि उनके बस्ती में बीमारी फैल गई थी। जी, कोई ऐसी बीमारी या तो कोई ना कोई वायरल ही बीमारी रही होगी, जो संक्रामक बीमारी होती है संचारी रोगों की। जी जी, तो उसमें 1-2 डेथ भी हो गई थी, कुछ ऐसा था और सारे अपना पड़े हुए थे। तो उसने फिर उस पूरी बस्ती को मैं अपना इलाज करवाया था, और जिसकी वजह से फिर बाद में और रुक गया, थम गया। जी जी, तो फिर जब ये मैंने सुना, हालांकि उसके बाद जो भी बातचीत के बाद ये जब ओवर हो गया, तो मैंने उससे कहा कि देखो ये है ताकत जो कभी भी मेरी तुम्हारी तुलना नहीं हो सकती एक डॉक्टर के तौर पे। जी जी, उन्होंने जब कहा ना कि आप तुम हमारे लिए भगवान जैसे हैं, जी जी, यही सर्विस की संतुष्टि है। तो ऐसे कार्य भी करता रहता, और इसे सुन के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, संतुष्टि होती है। जिस भी रूप में आप काम कर रहे हैं, जिस भी रोल में आप काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बेहतर करने का चांसेस आपके लिए हमेशा रहेगा, और हमेशा बेहतर कर सकते हैं। जी, बस ये कि जब आपको ये मौका मिले तो आप उस मौके को पे काम जरूर करिए। तो वो अपना रोल अच्छे से कर रहा है, बहुत मेहनती है। उसने अपने से अपना हॉस्पिटल भी बनाया, और आज बहुत सक्सेसफुल डॉक्टर है। जी, मेरे बड़े भाई टीचर हैं, जी, मेरी सिस्टर वो घर भी संभालती हैं, और जो मेरे जीजा जी हैं वो बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस भी संभालती है, दोनों में कंट्रीब्यूट करती हैं। एक सिस्टर मेरी थी, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उस साल रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो जुड़वा बहनें थीं। जी, मेरे चाचा का परिवार है जो संयुक्त परिवार हमारा है, तो उनके बड़े बेटे घर पे ही रहते हैं। एक जो बेटे हैं वो पुष्पैनी गांव है जो मैंने कहा अरियासों, वहाँ के घर पे रहते हैं, और उनके छोटे बेटे वो भी सरकारी सेवा में हैं, डॉक्टर अनुज, वो भी वेटरनरी सेवा से हैं। तो और एक उनकी बेटी है जो हमारी चाचा की बेटी, जी, वो उसकी भी शादी हो चुकी है। जी, तो हमारा जो संयुक्त परिवार है, हम लोगों के लिए एक दूसरे से बहुत कोहेसिव रहता है, जी, और परिवार बहुत बड़ी ताकत होता है किसी के लिए भी। जी, जी, हमारे चाचा चाची दोनों नहीं हैं, जी, तो हमारे पिताजी और माता जी, मतलब मेरी माँ, वही दोनों सबके लिए गार्जियन भी है। जी। सर, इंटरमीडिएट में आप किसी पुलिस वाले को एसएसपी ऑफिस लेके चले गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मैं ग्रेजुएशन में था, ग्रेजुएशन में दाखिला होने वाला था। जी, तो जैसे मैंने कहा कि मैं डीएवी इंटर कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। जी, तो कोई काम था, मैं वहीं पे गया हुआ था, और फिर वहाँ पे कुछ क्राउडिंग हो गई, जैसे जाम वाम लगता है, तो मैं अपनी साइकिल किनारे कर ली। फिर क्या हुआ कि जाम खुलवाने के उद्देश्य से जैसे भी एक पुलिसकर्मी लट बजाता हुआ, तो जो भी सामने मिला उसको उसने सबको पीट दिया। तो उसे एक लाठी मुझे भी लग गई। तो मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई। तो मैं उससे भिड़ पड़ा तो वो थोड़ी बहुत, मतलब उसके तकरार के बाद वो वहाँ से निकल लिया। तो मैं उसके पीछे साइकिल उठा चल दी, चौकी थी वहाँ तक पहुँच गया। तो वहाँ पे जो सब इंस्पेक्टर होंगे जी, तो मैंने कहा कि कैसे डंडा मार दिया। तो फिर वहाँ जब ये धमकाया कि अच्छा अभी डंडा मार के बताते हैं कैसे बताया। अच्छा, ऐसा निकाल के डंडा मार के बताते हैं। तो मुझे बड़ी तेज गुस्सा आई, मैं बाहर आया, फिर मैंने साइकिल उठाई, मैं सीधे एसपी ऑफिस पहुँचा, जी, और मैं एसपी साहब के सामने शिकायत करने पहुँच गया। हाँ,
तो बड़ी इसके बाद एसपी साहब मुझको मना पाए। बाद में संजोग से वो एसपी साहब बहुत सीनियर ऑफिसर के तौर पे मुझसे मिले थे। जब मैंने उनको याद दिलाई तो घटना उनको याद थी, याद हो गई जी। मैंने कहा हाँ अच्छा वो लड़के तो वो तुम ही थे। मुझे याद भी आता है एक लड़का एकदम, तो फिर मैंने उनसे शरारत भी कर डाली थी एसपी साहब से। जब उन्होंने कहा कि कोई कार्रवाई ठीक है देखूंगा, जी। तो मैंने कहा देखूंगा, मुझको डंडा मार दिया आप देखेंगे, तो बहस भी कर डाली थी। जी। तो शायद इस बार इसलिए उनको याद रहा था। जैसे क्या है कि गलत बात कोई भी हो, किसी के साथ हो, शुरू से रहा है, मैं चुप नहीं रह पाता जी। ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं करता, अनावश्यक कहीं पे भी भिड़ना नहीं चाहिए। फिर पता नहीं कि वो एक आदत है, एक नेचर है, शुरू से ही एक करेज, एक साहसी वो मेरे हमेशा साथ ही रहे। नहीं है, वो दूसरों के साथ भी होता है, तो ऐसे ही रिएक्शन होता है मेरा। हाँ। कुछ ऐसा है कि नेचर इनबिल्ट नेचर के अंदर है। जी। प्रयास तो करता हूँ कि हर जगह घुसना आवश्यक नहीं है, जी जी। पर ये हो जाता है। तो परिवार में क्या रिएक्शन था फिर? मेरे पिताजी को कोई भी चीज़ पता चले तो फिर तो पिताजी तो उससे तो डांट ही पड़ती थी। जी। एक दो बार ऐसी और चीज़ें मैंने की थी। जी। जैसे एक बार चंदे के लिए मेरी साइकिल रोक दी गई थी, तो मैंने उसको दौड़ा लिया था। फिर बाद में उसको छुपाता फिरा था मैं कि पता न चले। तो कई बार ऐसी चीज़ें, अच्छा कई बार ऐसे भी हो जाता था कि आप पिल तो पड़े, अगर वो पलट के अगर वाकई जवाब दे दे तो, मतलब मैं बहुत दुबला पतला सा हुआ करता था। जी जी। तो शायद मतलब मुझे बचाने की आवश्यकता पड़ जाती, ऐसी अच्छा। भी परिस्थितियाँ थी। पर पता नहीं उसमें क्या ऐसी होती थी कि ये गलत है तो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये बाद तक रहा। मैं बीएचयू में भी इसी तरीके से एक ऐसा आया मौका, मैं भिड़ गया। और जब एक बार होता है कि आप आगे बढ़ जाते, गलत चीज़ नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, गलत तरीके से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर मुझसे कोई गलती होती है तो मैं मुझको जो एहसास होता है, मुझको उसको सॉरी बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए कि मुझसे गलती हुई। जी। अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मुझे ये लगता है, मैं ये करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों को ये करना चाहिए। जी। लेकिन कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जो आप मारे इस बात की कि आप प्रभावशाली हैं, आप अपनी, कहता है आदमी कई बार ऐसा होता है कि अपने प्रभाव को दिखाने के लिए जी। शो ऑफ में बहुत सारी चीज़ें करता है। बहुत सी चीज़ें कर देता है। ये इस समय सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, सभी के लिए है। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए, और हर एक की डिग्निटी, मेरे सामने आने वाला हर व्यक्ति वो इंसान ही तो है। बिल्कुल। हर एक की डिग्निटी, हर एक की मर्यादा उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेरी मर्यादा। इस बात का ध्यान सबको रखना चाहिए, और ये बात मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ। और जब भी उसका वायलेशन होता है मुझे अच्छा नहीं लगता जी। और मैं इस बात को सोचता हूँ कि अगर मैं भी ये काम करूँगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। जी। ये किसी भी जगह पे भी आप हों, कितने ही प्रभावशाली जगह पे हों, सबके साथ ही बात लागू होती है, तब तक जब तक कि आप अथराइज्ड ना हो। जैसे अगर कोई मेरा सबऑर्डिनेट है तो उसको निर्देश देने के लिए मैं अथराइज्ड हूँ, जी। उतना तो मैं करूँगा कि निर्देश देने के लिए तो या किसी को अगर दंड देना है तो दंड देने के लिए मैं अथराइज्ड हूँ तो वो करूँगा। जी। जब तक ये आपको आपके लिए अथराइजेशन ना हो तब तक किसी को की मर्यादा को नहीं टच करना चाहिए। अगर एसपी की जगह आज आप होते, मैं आपके सुनता, पास ऐसी कंप्लेन आई, मैं बिल्कुल सुनता, तो और आप क्या करती हैं और क्या एक्शन लेती हैं? मैं बिल्कुल सुनता और सुनता हूँ। और ये ऐसा कोई इंसिडेंट कोई भी अगर मेरे यहाँ कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के बारे में, मेरे बारे में भी जी, अगर कोई शिकायत करता है तो मैं सुनता हूँ और उसको तुरंत जांच करता हूँ। और ये नहीं कि मैं क्लीन चिट दे दूँ। जी। आप देखेंगे कई सारी, दो बल्कि 3-4 शिकायतें ऐसी हैं जिनमें हमारे अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें इस तरीके की हुई जी, और मैंने उस पर जाँच बैठाई, और 2-3 मामले तो ऐसे हैं जिसमें शासन को रिपोर्ट भी भेजी। अच्छा। ये होना चाहिए, मैं भी अगर किसी के साथ करता हूँ तो होना चाहिए। जी जी। लेकिन मैं जब तक इस बात की कॉन्शियसनेस मेरे दिमाग में है, किसी को आप अनायास यूं ही किसी की मर्यादा का उल्लंघन नहीं कर सकते। ठीक। किसी को नहीं करना चाहिए। आप शक्तिशाली हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्यादा से दूसरे की मर्यादा कम महत्वपूर्ण है, और यही समस्या की जड़ है।
सब लोगों के लिए। हर एक आदमी शो ऑफ करना चाहता है, ये दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ या बहुत शक्तिशाली हूँ या मैं तुमसे बेहतर हूँ। या ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तो अच्छा है कि आप किसी से बेहतर बन के दिखाएं, पर नेगेटिव सेंस में गलत है जी, ये नहीं होना चाहिए। जी। अक्सर हम कहते हैं कि सिस्टम खराब है, सिस्टम को बदलना नामुमकिन है, लेकिन उसके विपरीत जब हम अंजनेय कुमार सिंह जैसे ऑफिसर्स को देखते हैं तो ये पता चलता है कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो शहर की फिज़ा बदल सकता है। जो सिर्फ सपने अपने लिए नहीं देखते हैं, वो सपने देखते हैं, उसको जीते हैं और वो लोगों की ज़िंदगियों में रोशनी लाने के लिए वो सपने देखना चाहते हैं। आज उन्होंने बहुत ही बेबागी से हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए। मुझे पूरी उम्मीद है जो युवा इसको देख रहे होंगे उनकी ज़िंदगी में एक बेहतर रोशनी और एक नई शुरुआत, एक नई किरण लेके आएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।